ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और शेयर में रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे आज के इस मार्केट एक्शन की, जिस तरीके का मार्केट का प्राइस एक्शन रहा, यहाँ पर क्या करना है, इंडेक्स पर क्या व्यू लेना है, स्टॉक स्पेसिफिक क्या व्यू लेना है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार आप मार्केट को लेकर आइए। एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पर कि 25,200 की ये जो दीवार है, ये मजबूत दीवार है। इसको तोड़ने में शायद मार्केट टाइम लेगा। श्रेया, गुड आफ्टरनून। क्योंकि देखिए 25,200 को हम नहीं भेद पा रहे हैं। इंट्राडे में भले ही हमने इसको क्रॉस किया 25,200 को, लेकिन इसके ऊपर हम टिक नहीं पाए। अच्छा, आज मेरी दिक्कत निफ्टी से नहीं है। निफ्टी में तो खैर ये सब ठीक, एक्सपेक्टेशन था कि शायद ब्रेकआउट आ जाए। आज मिड कैप में भारी अंडर परफॉर्मेंस है। पहला दिन है अंडर परफॉर्मेंस का, इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा शायद नेगेटिविटी आप ना भी देखें, लेकिन जिस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस आई है, ये थोड़ा सा आपका मतलब वर्थ वॉचिंग रहेगी। खैर, एक दो चीज़ें हुई हैं, इनमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला, एनर्जी शेयरों में आज शानदार तेज़ी है। ऑयल एंड गैस ने उसको लीड किया है, लेकिन इसके अलावा अगर आप और भी स्टॉक्स देखेंगे, वहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। एक्सचेंज से जुड़े शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। तीनों के रीज़न अलग अलग हैं, BSE, MCX और IEX। तीनों में बड़ी बड़ी आपको गिरावट आज देखने को मिलेगी। खासतौर से IEX में जो आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे भी है, तो ये क्लियरली एक स्टैंड आउट स्टॉक रहा है। लेकिन इसके अलावा भी और काफ़ी स्टॉक्स हैं जिन पर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ाते हैं शो को। श्रेया, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सर। बात सही किया आपने। जिस तरीके से हमने आज मार्केट में देखा, शुरुआत अच्छी हुई थी, निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी भी कर रहा था 1 बजे तक, लेकिन 1:30 बजे के बाद सीधे गोता लगा गया निफ्टी, बैंक निफ्टी स्पेशली। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शुरुआत से ही थोड़ा कमज़ोर होते हुए नजर आ रहे थे। मार्केट पर ओवरऑल व्यू क्या रहेगा, जिस तरीके से आज एकदम से वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली? अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्तर कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? क्या यहाँ से स्ट्रैटेजी अब बदलेगी? नहीं, देखिए, डिपेंड करता है कि आप डे ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं। देखिए, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आज मार्केट ने आपको दोनों ट्रेड दिए हैं और मार्केट ने ब्यूटीफुली उस रेंज को रिस्पेक्ट करा है। आज सुबह जो हमारी चर्चा हुई थी वो ये थी कि आपको बेस्ट बाय जोन होगा करीब 25,050 के आसपास और बेस्ट सेल जोन होगा करीब करीब 25,200 पर। 25,200 पर रिजेक्शन मिले तो 25,250 के स्टॉप के साथ आप सेल करें। तो ये एक अप्रोच थी। इस अप्रोच ने आज काम करा है। 25,200 के पास बेचें और 25,050 के पास खरीदें। ये एक बेसिक अप्रोच मार्केट की रही। इसमें दोनों तरफ पैसा बना है। लेकिन अब देखिए, ये डे ट्रेडिंग की बात हो गई। मार्केट एक रेंज में है श्रेया, जिस तरफ भी अभी रेंज टूटेगी, बड़ी वाली रेंज, उस तरफ बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, हम पिछले हफ्ते भी लगातार रेंज 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 बात कर रहे थे। वो रेंज अलग थी। वो रेंज थी जब 24,500 से लेकर 24,800 की। अब हम जो रेंज की बात कर रहे हैं वो 25,000 से 25,200 की। तो रेंज तो शिफ्ट हुई है। पहले हम छोटी रेंज में, मतलब एक लिमिटेड नीचे वाली रेंज में काम कर रहे थे। अब हम इसी रेंज के ऊपरी वाले हिस्से में आ गए हैं। तो उस हिसाब से मार्केट तो ऊपर आया है। अगले हफ्ते हो सकता है हम 25,500 से 25,800 की रेंज की बात कर रहे हो, अगले हफ्ते या उसके और अगले हफ्ते, ये भी पॉसिबल है। तो मार्केट का टेक्सचर पॉजिटिव है। पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं इस मार्केट में, पोजिशनली पैसा बन रहा है। अभी भी निफ्टी ग्रीन में ही है, हाई से फिसला है लेकिन है तो ग्रीन में ही ना। 60 पॉइंट अभी भी निफ्टी ग्रीन में ही है। फ्यूचर 34 पॉइंट स्पॉट में। इंटरडे में तो और भी काफ़ी ऊपर आए थे हम। तो पोजिशनली तो पैसा आपका लॉन्ग करके बना है। लेकिन एक दिन मिलेगा आपको 25,200 का ब्रेकआउट भी एक दिन ज़रूर मिलेगा आपको। हाँ, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा इसमें और ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा कि बाई चांस नहीं आया तो। और पोजिशनली अभी भी मैं कहूँगा कि लॉन्ग में एग्जिट जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ है। आई थिंक काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब ये 3rd डे है अंडर परफॉर्मेंस का। देखिए, उसका भी रीज़न है, बहुत चला था बैंक निफ्टी। आई थिंक हमने 57,000 तक की रैली देखी थी। 56,000 से 57,000, मतलब 55,500 से 57,000, एक वन शॉट में रैली आई थी वो पॉलिसी और उसके अगले दिन। तो उस वजह से थोड़ी सी, ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, उस वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर। 57,000 की बड़ी रेजिस्टेंस है। देखिए, लगातार 57,000 तक आप जा रहे हैं, 2-3 दिन से वहाँ तक जा रहे हैं, आप उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन ये टूटेगी रेजिस्टेंस, उस दिन बड़ा मूव आएगा। खरीदना कहाँ है अब? 56,450 पर हैं हम। मेरे ख्याल से अगर 56,200 तक की और गिरावट आ जाए आपको, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अभी भी पोजिशनली शॉर्ट नहीं है। इंट्राडे में शॉर्ट करके पैसा बन रहा है, ये मैं मान रहा हूँ, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। लेकिन पोजिशनली अभी भी मार्केट ने कोई साइन नहीं दिए कि आप शॉर्ट हो जाएंगे, पर अभी भी पोजिशनली लॉन्ग ही रहना है।
ओके, पोजिशनल लॉन्ग ही रहना है, तो ये स्ट्रैटेजी हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। लेकिन जैसे कि आप मेंशन कर रहे थे शुरुआत में, एक्सचेंज स्टॉक्स, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स आप देखें 9 सत्रों के बाद आज भयंकर तरीके से टूटे हैं। IEX, MCX, BSE, CDSL, कोई भी स्टॉक उठा ले लूजर्स में शामिल। वजह तो अलग अलग थी, बड़ा कारण क्या रहा? बिल्कुल, तो देखिए सबसे बड़े एक्सीडेंट से स्टार्ट करते हैं। IEX, मेरे ख्याल से अब IEX में एक दिक्कत क्या हो गई है, IEX में ना बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो गई है। ऐसा मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से स्टॉक 9% गिरना चाहिए था। तो पहले भी उन्होंने कहा था कि हम स्टेक होल्डर से मिलेंगे, हम इसके फ़ायदे समझाएंगे, और ये ऐसा नहीं है कि पावर कपलिंग कल की कल आ रही है। तो लेकिन ये स्टॉक वैसे भी वीक रहा है, एक्सचेंज स्टॉक में सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। तो इस वजह से आपको याद होगा, इवन 3 दिन पहले भी जब हम MCX की बात कर रहे थे, हमने जानबूझ के IEX को अवॉइड किया था, क्योंकि IEX में समहाउ वो मोमेंटम नहीं है, जो वो रैली नहीं है। यहाँ पर मुझे लग रहा है ना, सरकार को भी चाहिए एक बार ना वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दे। लिस्टेड स्टॉक्स हैं ये सब, एक बार क्लियर हो जाए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है मार्केट कपलिंग, ये एक बात क्लियर हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा एटलीस्ट एक लोगों को एक फिर उस हिसाब से वो ट्रेड ले पाएँ या फिर इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। देखिए, जहाँ तक बात BSE में आज की गिरावट की है, जहाँ तक बात MCX में आज की गिरावट की है, आई थिंक उसमें क्लियरली 3-4 फैक्टर्स हैं। पहला ये कि ये स्टॉक्स बहुत भाग चुके थे, और हमने MCX की बात भी की थी कि एक उस न्यूज़ पर क्या उतना चलना बनता था, वो मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में था। BSE में 3000 का स्टॉक हो गया, तो उसका मतलब टेक्निकली प्री बोनस 9000 के करीब का रेट हो गया था। एक महीने में ये स्टॉक 25 से 30% भागे थे। अब आज सुबह जो खबर आई कि वो जो जेन स्ट्रीट वाला मामला है, अगर उसमें थोड़ा और कुछ टर्न लिया और उसमें आगे जाकर अगर वॉल्यूम पर कुछ इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, जून के महीने में ऑलरेडी शायद वॉल्यूम में इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है वो F&O के वॉल्यूम्स में, अगर वो हुआ तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा BSE के ऊपर? और वैल्यूएशन वाइज तो आप किसी भी तरीके से इन स्टॉक को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लोग मौके तो ढूंढते ही रहते हैं ना इन स्टॉक को शॉर्ट करने के। तो ये आई थिंक जैसा उनका अलग अलग रीज़न है एक्सचेंज स्टॉक्स के गिरने के, इस वजह से आज ये एक्सचेंज स्टॉक्स गिरे शायद। ठीक है, गिरावट की तो बात होगी, लेकिन एनर्जी शेयर्स देखें आप, आज फोकस में अच्छी खासी तेजी, इनफैक्ट पिछले कुछ सत्रों से निफ्टी एनर्जी में अच्छी खासी अब बाइंग हमें देखने को मिली है। लीड किया आज, जैसे कि आपने मेंशन किया, ऑयल एंड गैस कंपनीज ने। यहाँ पे तेजी की कोई बड़ी वजह? देखिए, मैं बताऊँ, ऑयल इंडिया मेरे ख्याल से आज सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक रहा। ऑयल इंडिया का स्टॉक आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आउटलुक ये है ना कि ऑयल गिरेगा, तो ऑयल इंडिया को गिरना चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि ब्रेंट बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, 67 तक आया है। आई थिंक ये मार्केट की कुछ एक सेंस है, जब से ये F&O में आया है, काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक रहा है। इसने ONGC को बहुत शुरू में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था, तो ये आई थिंक ये एक रीज़न है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कैचअप प्ले है इस समय ऑयल इंडिया में, काफ़ी समय से कैचअप प्ले यहाँ पर ड्यू था, मेरे ख्याल से वो प्ले आउट हुआ है श्रेया। उसके अलावा जो बाकी के एनर्जी स्टॉक्स हैं, HPCL, BPCL, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि ऑयल इंडिया और BPCL दोनों एक ही दिन F&O के टॉप 2 गेनर हो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब या तो आप कहेंगे कि क्रूड प्राइस ऊपर जा रहे हैं, या आप कहेंगे क्रूड प्राइस नीचे जा रहे हैं। अब आप ऑयल इंडिया की रैली जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, BPCL की रैली को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि आउटलुक ये कि क्रूड प्राइस नीचे आएंगे। ये कोई लॉजिक थोड़ा ना हुआ, ये मतलब ये चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो वो वाली बात हो गई। ये फैक्ट ये है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, अंडर वैल्यूड सेक्टर है, मार्केट सेक्टर रोटेशन से जा रहा है इस समय। मार्केट को कोई ना कोई सेक्टर चाहिए। आज सुबह मार्केट को सुबह सुबह चमक गया कि चलिए ऑयल एंड गैस अच्छा सेक्टर है, आज इसमें बाइंग कर लेते हैं, हो सकता है कल ये स्टॉक्स गिर जाएं। तो ये इस वजह से आई थिंक ये कारण हो सकता है कि इस तरीके के मूव्स आप देखें। वैसे भी PSUs में, और खासतौर से PSU ऑयल एंड गैस स्पेस, PSUs में एक ही स्पेस है जहाँ वैल्यू है, वो है ऑयल एंड गैस। सारे के सारे स्टॉक्स जो है भयंकर वैल्यू जोन में ट्रेड कर रहे हैं, अपने प्रीवियस हाई से कहीं नीचे, अपने प्रीवियस मल्टीपल से काफ़ी नीचे। उस हिसाब से आई थिंक इन स्टॉक्स में थोड़ी सी जगह है, इस वजह से ये शायद स्टॉक्स चले हैं काफ़ी। बिल्कुल, सेक्टोरल शिफ्ट तो देखने को मिल रहा है मार्केट में, लेकिन IT आज भी इसमें मोमेंटम इंटैक्ट देखिए, 0.25% की तेजी के साथ ये इंडेक्स पूरा कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ब्रोकरेजेस भी मैं कुछ दिन पहले डिस्कस कर रही थी, इन्फोसिस के ऊपर, कोफोर्ज के ऊपर, वहाँ पे भी बुलिश नजरिया ही है उनका। आज भी HCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में अच्छी बाइंग। अब IT अब प्योर तौर से एक लीडर के तरीके से उभर रहा है क्या, ये सवाल मेरा आपसे? नहीं, देखिए क्या है ना, ये हम बुल मार्केट में हैं, और अगर बुल मार्केट में अगर जो लीड सेक्टर है बैंकिंग, अगर वो कुछ देर के लिए थोड़ा रेस्ट ले रहा है, तो सेकंड बिगेस्ट सेक्टर नॉर्मली कॉम्पनसेट करता है उसको। आई थिंक आज सुबह हमने इन्फोसिस को बिग स्टॉक में लिया था, कल हमने कोफोर्ज को बिग स्टॉक में लिया था, हमने एम्फेसिस की बात की थी श्रेया, आई थिंक हमने टाटा एलेक्सी की बात की थी। लगातार बात हुई है इस चैनल पर कि IT में अब कुछ हद तक मोमेंटम वापस लौट रहा है, और कुछ समय के लिए आप IT पर फोकस कर सकते हैं।
और ब्रोकरेजेस के व्यूज़ आ रहे हैं वो तो अपनी तरफ से है, लेकिन जो ब्रोकरेज ने कहा क्या, आज सुबह भी हमारा फोकस किस चीज़ पे ज़्यादा था कि इन्फोसिस ने क्या कहा। देखिए जेफरीज का एक व्यू है, उन्होंने जेफरीज ने एक बाय रेटिंग दी है, वो अलग बात है। इन्फोसिस ने खुद क्या कहा वो इंपॉर्टेंट है। ख़राब खबरें आनी बंद हो गई हैं और अब इम्पैक्ट करना उन्होंने बंद कर दिया है, ये इन्फोसिस का मानना था। तो इस वजह से आई थिंक ये इस तरीके का मूव आए। अभी भी मैं यही कहूँगा कि पोजिशनली बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर है, लेकिन हाँ थोड़ा ड्यू था आईटी में रैली, इसलिए आईटी की रैली हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। श्रेया बताइए। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं क्योंकि डे हाई से थोड़ा मार्केट फिसला है, तो मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत की जाएगी। आज कहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आएगा आपके स्क्रीन पर इस वक्त। पार ग्रिड में आज मुनाफा वसूली होती हुई दिखी है, 2% से ज़्यादा टूट कर रहा है कारोबार। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में कल शानदार तेजी, आज मुनाफा वसूली। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स देखिए यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। श्रीराम फाइनेंस में मुनाफा वसूली 2% से ज़्यादा होता हुआ नजर आया है। कुछ और स्टॉक्स, आईएक्स बात हो रही थी, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 8.5% से ज़्यादा गिरा। यूनाइटेड स्पिरिट्स, खबर है एक साइड ड्यूटीज की वजह से यहाँ पे देखिए 7% का डेंट। बीएससी टूटा, M6 जो कि हम बात कर रहे थे एक्सचेंज स्टॉक्स पर, आज तगड़ा डेंट पड़ा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स अच्छे खासे चलते हुए नजर आए आपको। ऑब्वियसली आईटी पैक से कुछ स्टॉक्स दिखेंगे। एचसीएल टेक, विप्रो में अच्छी बाइंग, 2.5% से ज़्यादा चढ़ गया एचसीएल टेक, विप्रो 1.5%, ओएनजीसी 1.5% और बजाज ऑटो में भी 1.5% करीब बाइंग होती हुई नजर आई है। कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ऑयल इंडिया, अगेन ऑयल एंड गैस स्पेस से आपको दिखेगा ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, यहाँ पे अच्छी खरीदारी। और बायोकॉन भी आज 2.5% से ज़्यादा उछलकर कर रहा है कारोबार। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पैनल से मैं मिलवाती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं आज जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, आशीष कयाल और विकास सालुंखे जी से। 2:15 पर यतिन मोता बताएंगे आपको आईएक्स का शेयर क्यों टूटा। फिर 2:20 पर यतिन मोता ही बताएंगे आपको कि ओएमसीज शेयरों में तूफानी तेजी क्यों है। 2:30 बजे मिताली जैन बताएंगे बीएससी का शेयर क्यों पिटा। 2:35 पर एमएससीआई एनुअल रिव्यू पर खास डिटेल लेकर आएंगे विवेक अय्यर। 2:40 पर महाराष्ट्र के लिकर पॉलिसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एलारा सिक्योरिटीज के करण तौरानी जी। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जी। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस। 3:10 पर एनर्जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके चलिए, हमारे साथ पैनल तैयार है हमारा और शो तैयारी करते हैं उसके बाद कॉल्स की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपका ट्रेड इस समय का। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मेरे ख्याल से एक शॉट लेना चाहिए और वो है लार्सन & टुब्रो फाइनेंशियल। यहाँ पर थोड़ा एग्जॉशन है तो ट्रेड करा करीब 189.40 के आसपास, स्टॉप होगा 191 का, करीब ₹1.5 का स्टॉप लॉस है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल करीब 185 टू 180 ये जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। एलटीएफ लार्सन & टुब्रो फाइनेंशियल शॉर्ट। एल&टी फाइनेंस बिकवाली की राय गावस्कर की तरफ से आती हुई। मानस जी गुड आफ्टरनून, आप क्या करेंगे, शॉर्ट या बाय, आपकी पिक क्या है? तो स्टेज की खरीदारी करेंगे और विप्रो में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है और साथ में ध्यान रखिए ये हायर टॉप्स हायर बॉटम का कंफर्मेशन काफी समय के बाद चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो विप्रो में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 256 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 266 जहां पर 200 मूविंग एवरेज है ₹266, वहीं पर आपको टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, 260 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹5 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको ₹3.90 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने का ट्रेड लेना है और टारगेट आपको ₹8 के सेट करने हैं। ओके चलिए अब राजेश जी के पास चला जाए। राजेश जी गुड आफ्टरनून। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज देखिए, मेरी नजर है एचसीएल टेक्नोलॉजीज के चार्ट के ऊपर, बहुत क्लीन ब्रेकआउट है। इट्स अ फॉलिंग वेज फॉर्मेशन ब्रेकआउट। कल ब्रेकआउट मिला था लेकिन कल का तो थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन आज जिस तरह से ये प्राइस एंड वॉल्यूम है, मुझे लगता है ये मोमेंटम चलेगा। 1700 के स्टॉप लॉस के साथ, रादर 1698 के स्टॉप लॉस के साथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज बाय करे। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट होगा 1750 का फॉर शॉर्ट टर्म। प्रोबेबली आज भी आ सकता है लास्ट में शॉर्ट कवरिंग, तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज बाय करे। एचसीएल टेक्नोलॉजी डे हाई पे कर रहा है कारोबार, शानदार मोमेंटम स्टॉक में, खरीदारी की राय राजेश सातपुते जी की तरफ से आती हुई। आशीष कयाल जी वेरी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक बताइए, क्या पिक किया है आपने? आफ्टरनून और सभी दर्शकों को भी। देखिए यहाँ पर जो पिक है वो है बायोकॉन में है। बहुत समय के बाद में यहाँ पर एक हलचल होती हुई नजर आई है। आज के दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल बना है इसने, वॉल्यूम्स जबरदस्त पिकअप हो रहे हैं कल और आज के दिन में। तो यहाँ पर लॉन्ग करने की राय होगी। एक ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग आ सकता है बायोकॉन में।
टारगेट होगा 370 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 339 का। ओके, बायोकॉन खरीदारी की राय आशीष जी की तरफ से यहाँ पे शानदार मोमेंटम, वायदा बाजार के टॉप गेनर्स में शामिल। हमारे साथ तो मौजूद है विकास सालुंखे जी। विकास जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी पिक क्या होगी? बाई साइड की ही एक्सपेक्ट करूं? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, तो मेरा जो कॉल है वो बाय साइड में ही है। भारतीय एयरटेल यहाँ पे मुझे स्ट्रांग लग रहा है। हमने हमारे क्लाइंट को भी निर्मल मंगमी इस कॉल को रिकमेंड कर चुके हैं। यहाँ से मुझे अभी भी लगता है कि एक अच्छा बेस बना चुका है। 1830 1840 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसने लास्ट कुछ दिनों में मेंटेन करते हुए देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट पूरे मई मंथ के सीरीज में उसने 1830 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना चुका है। तो 1830 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल को यहाँ पे बाय रिकमेंड देना चाहूंगा। और ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 1930 के आसपास का टारगेट ऊपर में देखने मिल सकता है। तो 1930 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट 1 to 2 ट्रेडिंग सेशन में भारतीय एयरटेल में। 1830 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करना है। मीन भाई एक बार आप जरा स्टॉक लेकर आइए। CDSL का पूरे दिन ये डाउन था, अभी पिछले 5 मिनटों में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है इसमें। वो आई थिंक ब्लूमबर्ग पर एक खबर आई है कि NSDL का IPO के साथ वो गो हेड करने वाले हैं, $400 मिलियन रेज करेंगे। आई थिंक ये एक आगे जाकर बहुत लोग मानते हैं एक बड़ा ट्रिगर होगा CDSL के लिए। तो यहाँ पर लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी आपको देखने को मिली। चलिए गुरांग जी के पास चलते हैं, एक मिड कैप फंडा पिक के लिए, एक फंडामेंटल पिक के लिए। गुरांग जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी, बताइए आपने क्या पिक किया? धन्यवाद अनुज भाई, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। राय देने से पहले जो भी राय आपके समक्ष रखना चाहूंगा वो हमारी रिसर्च टीम की राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या मेरा ना तो कोई निजी निवेश है, ना कोई वित्तीय फायदा है और ना ही किसी प्रकार का मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन हम इसी प्रकार से राय अनुज भाई हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, तो उनका हो सकता है उनका निवेश हो। पसंदीदा स्टॉक में हमने दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी TVS मोटर्स, इस पर हमने पहले भी चर्चा करी थी और फिर से चर्चा करना अनिवार्य है, क्योंकि जिस स्तर पर खड़ा है और नतीजों के पश्चात और जो ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मटेरियल्स को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत छोटी मध्यम अवधि में आ सकती है, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी टीम को TVS मोटर्स अच्छी लगती है कंपनी। अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 3000 के आसपास। ओके चलिए, तो ये इस समय TVS मोटर एक पसंदीदा पिक लगती है गुरांग जी को। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे IEX, इसकी बात करते हैं। मार्केट कपलिंग पर बिजली मंत्री की बैठक से पहले यहाँ पर तेज़ गिरावट है, ये 9% से ज़्यादा टूटा है और F&O के टॉप लूजर्स में शामिल है। यतिन से जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है इसमें। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और जब भी मार्केट कपलिंग की बात होती है और वहाँ कोई प्रोग्रेस होता है तो शेयर में क्लियरली एक पैनिक आपको देखने को मिलता है। CNBC TV 18 की जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके हिसाब से कुछ ही दिनों में बिजली मंत्री यानी पावर मिनिस्टर मार्केट कपलिंग पे एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। ऑब्वियसली यहाँ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगा जिसके द्वारा जो मार्केट कपलिंग के बेनिफिट्स हैं इन चीज़ों को सामने रखा जाएगा। अगर आपको ध्यान है तो पावर मिनिस्टर ने ही, जो पहले के भी पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने CRC को निर्देश दिए थे कि वो मार्केट कपलिंग पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करे। वो कंप्लीट हो गया और अब पावर मिनिस्टर फिर से एक बार कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट कपलिंग को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। अब आप पूछेंगे मार्केट कपलिंग क्या है? मार्केट कपलिंग का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के दाम हैं इनको एक सिंगल विंडो में किस तरीके से लाया जाए। अगर हम करंटली बात करें तो जो बाय और सेल बिड्स हैं इनको एक्सचेंज के द्वारा प्री ओपन सेशन की तरह ही प्राइस डिस्कवर किया जाएगा और एक दिन में केवल एक ही क्लियरिंग प्राइस होगा। अब क्योंकि क्लियरिंग प्राइस एक ही होगा तो जो एक्सचेंज सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा वहाँ आप ऑब्वियसली टर्नओवर करेंगे, वहाँ आप जाके बिजली में बाय सेल करेंगे। तो इससे IEX की लीडरशिप पोजीशन को खतरा है, क्योंकि एक क्लियरिंग प्राइस सभी एक्सचेंजेस की तरफ होना मतलब कोई भी एक्सचेंज पे जाके आप ट्रेड कर सकते हैं, वही एक सिंगल प्राइस पे। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट कपलिंग है CRC को और IEX को अनऑफिशियली ऐसे लगता था कि शायद इंप्लीमेंटेशन में देर होगी, लेकिन शायद ये पावर मिनिस्ट्री की तरफ से कंज्यूमर्स के हित में मार्केट कपलिंग को एक्सेलरेट किया जा रहा है। ओके यतिन, शुक्रिया। तो ये ध्यान रखिएगा, सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है CNBC TV 18 की। अब देखते हैं स्टॉक आगे कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन गौरांग जी, इसने अंडर परफॉर्म तो किया है पिछले लगातार, ये तलवार लटकी तो हुई है यहाँ पर, वन वे और द अदर। एक बार ये क्लियर हो जाए, इसके बाद इस पर व्यू क्या होगा आपका? देखिए अनुज भाई, अगर आपको किसी भी प्रकार की शेयर बाजार से जुड़ी कंपनी या फिर कमोडिटी से जुड़ी हुई कंपनी में निवेश करना है तो अनिवार्य यह है कि आप
उस कंपनी की मौजूदगी और उनकी मार्केट शेयर कितना है। और ये पहली बार नहीं अनुज भाई कि IEX के साथ ये हादसा हुआ है, इसके पहले भी हादसे हो चुके हैं और ट्रेडर्स ने या फिर निवेशकों ने दोनों ने ही यहाँ पर पैसे गंवाए हैं। अब अगर इस प्रकार की वैल्यू डिस्कवरी होती है तो जाहिर है सीधा सीधा ध्यान वॉल्यूम्स के ऊपर जाएगा, जहां पर हो सकता है भविष्य में किसी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हो। विशेष रूप में टिप्पणी IEX पे इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमारी टीम की तरफ से कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, एक सक्षम कंपनी जो मजबूत नजर आती है, ये कोई राय नहीं है, वो है MCX। ये मैं सिर्फ मजबूत कंपनी की बात कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, तो फिलहाल ये एक राय हो गई एक्सचेंज स्टॉक्स के ऊपर। और कुछ स्पेस की बात करते हैं जहाँ पे आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। OMCs शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, डिस्कस भी कर रहे थे हम। और US संगठन EIA ने आगे क्रूड के दाम घटने का अनुमान जताया है। OMCs में क्या चल रहा है ये बताएंगे यतिन मोता जी। बताइए यतिन। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो आज ऑब्वियसली 3 से 4% औसतन तेजी दिख रही है। डेज हाई से थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन क्लियरली जो EIA यानी जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है US की, इन्होंने क्रूड आउटलुक जारी किया है और इनकी जनरली रिसर्च क्रेडिबल होती है और इनके हिसाब से एक सीमित दायरे में कच्चे तेल की कीमतें आपको आने वाले वित्त वर्ष में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो क्रूड में बढ़ती हुई इन्वेंट्रीज हैं और जिस हिसाब से क्रूड में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, शायद तेल के प्राइसेस पे ओवरऑल बेसिस पे प्रेशर बना रहे। इनफैक्ट उनको लगता है कि जो 2025 कैलेंडर ईयर है, इसके अंत में लगभग $61 प्रति बैरल के आसपास क्रूड स्टेबल रहना चाहिए। और 2026 की बात करें तो $59 पर बैरल का अनुमान है। तो यहाँ से भी इनको लगता है कि क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत सप्लाई प्रेशर बना रहेगा, ओवरऑल प्राइसेस कम रहेंगे। और अगर हम ओवरऑल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ भी इन्होंने बताया है कि 2025 में अभी तक क्लीन एनर्जी में $2.2 ट्रिलियन का निवेश हुआ है, लेकिन उससे लगभग 50% भी अगर आप देखें तो $1.1 ट्रिलियन फॉसिल फ्यूल के एक्सपेंशन पे आपको पैसे लगाते हुए लोग दिखे हैं। तो अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और ओवरऑल क्रूड की ट्रेजेक्टरी जो है वो धीमी रहेगी, जिसके कारण शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा हो। और क्योंकि सीमित दायरे में क्रूड रहेगा, वॉलिटिलिटी नहीं रहेगी, तो शायद मार्जिन्स भी मार्केटिंग साइड पे अच्छे होने चाहिए। ओके, शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। तो क्रूड की ट्रेजेक्टरी थोड़ी धीमी रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसपे ये एक्शन हमें देखने को मिला। कैसे खबर देख रहे हैं गौरांग जी? और स्पेस से कोई ठीक ठाक स्टॉक आपको लगता है जहाँ पे तेजी बनती हुई नजर आएगी आगे चलकर भी? तो श्रेया जी, एक तरफ तो पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने के आसपास से OPEC प्लस सऊदी अरेबिया की नेतृत्व में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा है। दूसरी तरफ जो खपत हो रही है कच्चे तेल की, वो कम हो रही है और उसके साथ साथ टैरिफ को लेकर के अनिश्चितता के वातावरण, हालांकि जो बातें उभर करके आ रही है वो थोड़ी सकारात्मक है, लेकिन जब तक मोहर नहीं लग जाती है तब तक मेरे ख्याल से अनिश्चितता का वातावरण रहेंगे। उस परिस्थिति में कच्चे तेल के दाम, हमारा भी अनुमान है कि $60 के नीचे, $60 प्रति बैरल के नीचे ब्रेंट रहेगा और करीबन $56 प्रति बैरल के आसपास नाइमेक्स रहने के अनुमान है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी बात है। ये अगर नियंत्रण में रहेंगे या एक दायरे में कामकाज करेंगे तो जो इन्वेंट्रीज को लेकर के उठापटक होती है वो नहीं होगी और उसके कारण शायद जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो थोड़े बहुत सकारात्मक आएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में IOC, HPCL, BPCL और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ONGC और गेल, ये कुछ कंपनियां हैं जहां से हमारे रिसर्च टीम की बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। बिल्कुल मानस, BPCL ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में नॉर्मली सबसे स्ट्रॉन्ग यही रहता है स्टॉक का। क्या व्यू रहेगा चार्टिकली इस पर? तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट ₹350 के आसपास के आते हैं। अगर आप वीकली चार्ट पे भी देखें तो मेरा समझना है कि जिस तरह का ब्रेकआउट, जिस तरह का फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे है, उस हिसाब से टारगेट ₹370 के आते हैं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत बुलिश लग रहा है। अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे होगा। स्टॉप लॉसेस आपको ₹324 के नीचे लगाने, ₹340 के नीचे स्टॉप लॉस लगा कर रखें फिलहाल। और BPCL में ये रणनीति अपनाएं और लॉन्ग करने की हिदायत फिलहाल। अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है क्योंकि इसी स्पेस की बात हो रही है। तो देखिए, ऑयल इंडिया टॉप गेनर्स में शामिल है। आज शानदार तेजी इसमें देखने को मिल रही है। एवेंजर्स स्पार्क ने दरअसल अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी अगले 3 साल में 80% अर्निंग्स ग्रोथ दिखा सकती है।
पूरी रिपोर्ट बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है, बताइए मिताली। जी, तो एवेंडस स्पार्क का कहना है कि ऑयल इंडिया की टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर पहले तो 630 रुपये कर दिए, यानी कल की क्लोजिंग से देखें तो 46% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। आज करीबन 5 से 6% फीसदी इसमें हमें 6% तक इसमें उछाल देखने को मिला है। अगले 3 साल में कंपनी की अर्निंग्स में 80% तक की ग्रोथ संभव है। वॉल्यूम्स के बढ़ने के कारण भी यहाँ पे ग्रोथ को बूस्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी की कैपेसिटी 3x हो सकती है, ऐसा अनुमान फर्म ने जताया है। वहाँ से भी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अपस्ट्रीम प्रोडक्शन में मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे लगाया है फर्म ने, जिससे और सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा फर्म का मानना है कि नुमालीगढ़ प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो सकता है और FY27 तक इसका जो रेवेन्यू है और जो पैट है, उस जो रिजल्ट है वो फाइनेंशियल्स में भी आते हुए हमें दिखना शुरू हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी के चलते प्रोडक्शन ग्रोथ और ज़्यादा यहाँ पे तेज़ होती नजर आएगी और साथ ही जो इनकी नई गैस वेल की प्राइसिंग है उसके कारण भी कंपनी को यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लास्ट में फर्म का मानना है कि कमोडिटी प्राइसेस में हाल ही करेक्शन जो आया है उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट उन्हें ऑयल इंडिया में आता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके कारण आज स्टॉक में काफ़ी हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, तो फिलहाल ये खबर, शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। ऑयल इंडिया में शानदार रैली, डी-हाई भी कर रहा है कारोबार, 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल इसमें देखने को मिल रही है। गाबा सर, इस पे आपका व्यू क्या होगा? रैली चेज करना चाहिए फिलहाल? ऑयल इंडिया मेरे ख्याल से अपमूव तो ऑन है। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो हायर टाइम फ्रेम पर एक बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न बना है और ब्रेकआउट भी मिला है। ट्रेड करा है 462, थोड़ा वक्त कीजिए, 500 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। अगर डिप भी मिलता है, नथिंग टू वरी, एज लॉन्ग एज 444 होल्ड करता है तो अपसाइड ऑन है ऑयल इंडिया में। ओके, ऑयल इंडिया में अपसाइड ऑन है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल अपनाए। उस पूरी स्पेस में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन जहाँ पे गिरावट है वहाँ की भी बात कर लेते हैं। एक तो हमने बात की एक्सचेंज स्टॉक्स के ऊपर, जहाँ पे आज थोड़ा डेंट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही जो सुबह से स्टॉक फोकस में है यूनाइटेड स्पिरिट्स, वो देखें आप, लगभग 7% का इस पर तगड़ा डेंट। इनफैक्ट एक बार हिंद जिंक भी रखते हैं, 4% के करीब ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है हिंद जिंक। और अगर मेटल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आज हिंद जिंक पर क्या रणनीति अपनाएंगे आशीष के एलजी? स्टॉक डे लो के आसपास निचले स्तरों, ऊपरी स्तरों से फिसला है, कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर? देखिए, अगर आप हिंद जिंक पे देखें तो इसने जो हाई बनाया था करीबन 539 540 के आसपास बनाया था, वहां से थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये और डिप मिलता है करीबन 512 513 के आसपास, तो वहां पर बाय की राय होगी। रिट्रेसमेंट हो जाएगा और वहां से वापस रिवर्सल कर सकता है और फिर से ये अपना 536 का लेवल छू सकता है। नीचे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है वो करीबन 500 लेवल्स के आसपास है, तो बाय ऑन डिप्स की राय होगी यहाँ पर हिंद जिंक पे। ओके, हिंद जिंक फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं और कह रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। अनुज जी, हिंद जिंक पे आपकी क्या राय होगी? ऊपरी स्तरों से आज तो फिसल के काम काज कर फिसलने का सेंस बनता है। श्रेया, डिविडेंड बहुत कम आया है, 10 रुपये का डिविडेंड दिया है आई थिंक, और इसके साथ साथ वेदांता भी गिरा है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ये डिविडेंड देते हैं उसमें से ज़्यादातर पार्ट तो वेदांता को मिलता है, क्योंकि वेदांता इनकी प्रमोटर कंपनी है। इसकी वजह से बहुत चला था ये स्टॉक। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक सिर्फ इसलिए नहीं चला था वैसे भी क्योंकि डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप एक बार हिंदुस्तान जिंक का एक हफ्ते का चार्ट देखिए, आई थिंक ये ब्रेकआउट हमने पिछले हफ्ते स्पॉट किया था, हमने इस पर ट्रेड भी ली थी। आई थिंक माइनस से हमने वो ट्रेड ली थी, तब आई थिंक 400, मेरे ख्याल से 480 के करीब था ये स्टॉक का। तब बात थी कि आज भी चेज करिए इसको। तो स्टॉक काफ़ी चला है, ये बहुत ज़्यादा चला है, उसके मुकाबले डिविडेंड थोड़ा कम है और इस वजह से शायद हो सकता है कि ये थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग रही हो यहाँ पर, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी रहा हो मार्केट को डिविडेंड को लेकर, कि मार्केट कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, उसके मुकाबले डिविडेंड थोड़ा कम आया। ये एक रीज़न हो सकता है कि आज आपने इस तरीके का मुँह दिखा यहाँ पर। हिंद जिंक टूटा। PSUs बैंक देखें आप, इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा पेन आज देखने को मिल रहा है, 1% से ज़्यादा यहाँ पर PSU बैंक इंडेक्स आज लौट का। शानदार रैली हमने देखी NBFCs और बैंक्स, PSUs बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में, लेकिन जिस तरीके से गिरावट आज देखने को मिल रही है, राजेश सातपुते जी, आपसे सवाल मेरा, कहीं PSU बैंक में कहीं मौका बन रहा है इस गिरावट में? कोई ऐसा स्टॉक आपने पिक किया हो जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? कौन सा स्टॉक होगा वो? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन व्हिच इज लैंडेड एंड ऑन इट्स क्रूशियल सपोर्ट जोन, जहाँ पे 10-20 DMAs आते हैं। तो अगर एक भी दो भी चुनना है, मैं एक की जगह पे दो बोलूंगा। मुझे एक तो इंडियन बैंक बहुत अच्छा लगता है, इसका चार्ट बेहतरीन है, 620 के ऊपर ये बाय है
624 करंट प्राइस है, तो 620 का डिप मिलता है तो वहां पे बाय करिए, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, इवेंचुअली ये फिर से 650 660 करेगा। दूसरा काउंटर जो मेरे रडार पे हुआ एसबीआई, मुझे लगता है इसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, बट एट द सेम टाइम ये 10 डे में के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो करीबन 810 का है। 810 का ही रेजिस्टेंस था, नाउ दैट विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो 810 के ऊपर एसबीआई का बायस पॉजिटिव रखे, मुझे लगता है इस सीरीज में एक रैली मिलेगी 850 860 तक। ओके चलिए, मीनवाइल कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम इस समय आपको आता हुआ दिखाई देगा। एक बार लेकर आइए लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो अब डे हाई पर आया। मैं कुछ स्टॉक्स पे करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ ठीक ठाक मोमेंटम है। HCL टेक, आईटी में HCL टेक में एक अच्छा मोमेंटम पिछले काफ़ी दिनों से है और आज भी अच्छा यहाँ पर मूव है HCL टेक में, डे हाई पर कारोबार करता हुआ HCL टेक। इसके अलावा एक और स्टॉक जो ठीक ठाक मूव दिखा रहा है इस समय वो है टाइटन। टाइटन भी आई थिंक इस समय डे हाई पर आया। HCL टेक पर हमने व्यू लिया क्या अब तक किसी से? राजेश जी के हाँ, राजेश जी ने कॉल दिया था, चलिए तो इसको छोड़ देते हैं। एक बार चलिए एक काम करते हैं फिर, आज के एक लूज़र की बात कर लेते हैं। जी हाँ, BSE, जिसमें आज तेज़ गिरावट है, कई दिनों से चल रहा है ये स्टॉक, लेकिन क्यों गिरावट आई आज, ये मिताली से समझते हैं। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो BSE के शेयर्स में मार्च के लोज के बाद देखें तो करीबन 130% का अपसाइड देखने को मिला था। रीजंस उनके इक्विटी डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेशन और NSE के IPO का जो बस था उसके कारण था, लेकिन आज हमने देखा 4 से 5% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे रीजन सामने आ रहे हैं। पहला है कि BSE को ASM यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजर में शामिल कर दिया गया है, जिसके चलते ट्रेडिंग पर अब मॉनिटरिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। ASM में आने के बाद शेयर्स पर 100% मार्जिन भी लगते हैं। साथ ही BSE का जो एवरेज ऑप्शन प्रीमियम वॉल्यूम है वहाँ पे करीबन 50% की गिरावट हमने देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों का अगर एवरेज ऑप्शन प्रीमियम वॉल्यूम देखें तो करीबन वहाँ पे 10,824 करोड़ का एक फिगर सामने आता है, जो पिछले अप्रैल और मई के मुकाबले 50% कम है। 15,500 करोड़ के आसपास ये फिगर रहता है जनरली। कल वीकली एक्सपायरी थी जो ट्यूसडे को होती है, वहाँ पे भी हमने देखा कि जो ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर है वो बाकी सारी एक्सपायरीज के मुकाबले करीबन 50% डिक्लाइन था। एट द जो फिगर सामने आ रहा है 20,749 करोड़ रुपीस। इस गिरावट का असर इनके इंडेक्स ऑप्शन का जो मार्केट शेयर है वहाँ पे भी पड़ता हुआ नजर आया। लास्ट 5 दिनों में मार्केट शेयर में करीबन 70 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आई है और 22.82% तक इनका मार्केट शेयर आता हुआ नजर आया। दिसंबर से हमने देखा था कि 16.4% जो मार्केट शेयर था वो बढ़कर अप्रैल में 23.6% तक बढ़ गया था, लेकिन अभी ये कुछ लास्ट 5-6 दिनों के गिरावट के कारण वो 22.82% पर आता हुआ नजर आया। रीजंस जो सामने आ रहे हैं वो है कि सेबी की ग्लोबल हेज फंड्स पर टाइट सर्विलेंस हो रही है। सेबी की तरफ से जो फॉरेन हेज फंड्स है जैसे कि जेन स्ट्रीट, उसकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे एक प्रोमिनेंट रिजल्ट सामने आ रहा है। हम ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर की बात करें तो अप्रैल में जो एवरेज ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर है वो 15,479 करोड़ का था। मई में वो बढ़कर 15,889 करोड़ पे आया, लेकिन ये जून के जो लास्ट 5 दिन है वहाँ पे हम देखेंगे तो वो फिगर 10,824 करोड़ पर आता हुआ नजर आया। पिछले 5 एक्सपायरीज का भी आप डेटा देखेंगे 13 मई को जो ट्यूसडे, ये सारे ट्यूसडे की एक्सपायरीज का डेटा है। 45,000 करोड़, 32,000 करोड़, 50,000 करोड़ के आसपास, लेकिन कल जो एक्सपायरी थी वहाँ पे ये ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन के साथ 20,740 करोड़ के सामने आता हुआ नजर आया है। तो ये सारे रीजन सामने आ रहे हैं जिसके कारण आज BSE में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, BSE में बिल्कुल गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। हमने इस पे डिस्कशन भी किया एक्सचेंज स्टॉक्स के ऊपर। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर आज तो गिरावट की बात होगी, तेज़ी देखने को मिली। आज ऑटो स्पैक तेज़ी है, इसमें हीरो मोटोकॉर्प देख लें आप, TVS मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सभी में 2% से ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। आधा फीसदी करीबी इंडेक्स चढ़कर काम कर रहा है। चाइना से खबर आई कि ये रेयर अर्थ का जो एक्सेस है वो और ईज कर देगा। गौरांग जी, इस खबर के बीच आज जो मोमेंटम है इन स्टॉक्स में, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? साथ ही इस स्पेस से आपकी फर्स्ट पिक, हालांकि शायद आपने TVS मोटर ही पिक किया आज के लिए, इसके अलावा कोई और पसंद है क्या आपको स्टॉक? श्रेया जी, देखिए, ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स का जहां तक सवाल है, सरकार के तरफ से, भारतीय सरकार के तरफ से पहले ही पहल की गई है और एक प्रतिनिधि मंडल चाइना के अधिकारियों से बात करें ताकि कोई बीच का रास्ता निकल आए, जिससे ये जो प्रतिबंध या फिर कुछ रोक लगाई गई है चाइना के तरफ से रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स को लेकर के, उसमें थोड़ी
रियायत ढील दी जाए, पहली बात। दूसरी बात, आज दोपहर को ये भी खबर आई कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो टैरिफ को लेकर के बातें हो रही थी, उसमें भी रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स का जिक्र किया गया, जिसके तहत जो 90% श्रेया जी चाइना में ये सब मिलते हैं। तो एक दिक्कत बिल्कुल है, और हमारे यहाँ से कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री को भी तरफ भी देखा जा रहा है कि जो कमियां हैं, खामियाजा है, उसको पूरा किया जाए। तो छोटी मध्यम अवधि में अभी वार्तालाप चल रही है, क्या निकल करके आएगा ये देखना जरूरी होगा। टीवीएस मोटर के अलावा अगर आप हमें पूछे तो चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में M&M, टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय है। मारुति पर थोड़ा बयान इसलिए नहीं देना चाहेंगे क्योंकि वो ई विटारा को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत है। इसके अलावा प्योर कमर्शियल व्हीकल प्ले अशोक लेलैंड है, जहां पर खरीदारी की राय है। ओके, चलिए, तो ये इस समय ऑटो स्टॉक्स की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मैक्रो ट्रिगर की बात करते हैं। 24 जून को MSCI एशिया का मार्केट रिव्यू का ऐलान हो सकता है। क्या होंगे बदलाव और इससे भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये विवेक से जान लेते हैं। ये ध्यान रखिए कि हम स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, कंट्रीज़ को लेकर क्या होगा उसकी बात हो रही है। विवेक, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये कई सालों से इसका बात हो रहा है। इस पे चर्चा MSCI ऑलमोस्ट 2 साल से कर रहा है। व्हाट इज इट? MSCI, जैसा आपने बताया, 24 जून को कंट्री लेवल क्लासिफिकेशन रिव्यू का रिजल्ट्स बताएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हम देख रहे हैं, साउथ कोरिया जो है, जो करेंटली MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में है, क्या इसको अपग्रेड किया जा सकता है MSCI DM में, विच इज MSCI डेवलपिंग मार्केट इंडेक्स। 2 साल से MSCI इसको रिव्यू कर रहा है, बट अभी तक उसको अपग्रेड नहीं मिला है। उसका क्या कारण है? कई सारे कारण हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट कारण था कि साउथ कोरिया में थोड़े साल पहले शॉर्ट सेलिंग पे बैन लगा दिया गया था। बट इंपॉर्टेंट है कि मार्च 31, 2025 शॉर्ट सेलिंग बैन साउथ कोरिया से निकाला गया है। तो MSCI का एक इंपॉर्टेंट टिक मार्क जो है वो लग चुका है। और दूसरा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी ये अपग्रेड होगा, ये 1 शॉट में अपग्रेड नहीं होगा। ये अपग्रेड 1.5 से 2 साल में धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट किया जाएगा। वाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट? हम इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसमें इंडिया के लिए इम्प्लीमेंट काफ़ी सारा पॉजिटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज पार्ट ऑफ MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जिसमें साउथ कोरिया भी है। साउथ कोरिया का 10.4% वेटेज है MSCI EM इंडेक्स में। तो ये जो 10.4% सेलिंग होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा दूसरे EMs में, जिसमें से एक हिस्सा इंडिया में है, थोड़ा चाइना में है और ताइवान में भी है। इसमें इंडिया के लिए 2 तरह के इन्फ्लो आ सकते हैं। एक इन्फ्लो है एक्टिव फंड्स के द्वारा, जो जैसे ही अनाउंसमेंट होगा एक्टिव फंड्स पोजीशन ले लेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक्टिव फंड्स का पोजीशनिंग टिपिकली पैसिव फंड्स और इंडेक्स फंड से ज़्यादा होता है, बट उसको क्वांटिफाई करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा मुश्किल है। हाउएवर, पैसिव फंड्स जो MSCI के साथ टाइड अप है, उनका कितना क्वांटिफाई हो सकता है? IIFL कैपिटल कहता है 11 से 12 बिलियन डॉलर का इन्फ्लो इंडिया में आ सकता है। याद रखिए, बहुत बड़ा फिगर है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये 1 शॉट में इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये 1.5 से 2 साल में इंप्लीमेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि उसका वेटेज काफ़ी बढ़ सकता है MSCI EM इंडेक्स में। 2 चीज़ ध्यान में रखना है, ये प्योरली एट द डिस्क्रिशन ऑफ MSCI है, और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे करके होगा। ओके, इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे करके होगा। काफ़ी समय से वेट भी कर रहे हैं इसकी, और भारत का वेट बढ़े और थोड़ा सा और फंड्स भारत में आए, इसकी भी सबको उम्मीद रहती है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। IEX में रिकवरी आ रही है थोड़ी सी, वैसे जो 10% नीचे था अब 6.5% नीचे रह गया है, तो करीब 3.5% की रिकवरी है यहाँ पर। और इसकी कॉल्स ने भी गिरना बंद कर दिया था, तो कुछ हद तक शायद मार्केट अब रिकवरी के मूड में है यहाँ पर। एक स्टॉक जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि काफ़ी वीक है और काफ़ी लोग इसमें फंसते हैं, वह है हुडको। एक बार हुडको लेकर आइए वापस ज़रा स्क्रीन पर। ये देखिए, ये इसका पैटर्न ही ऐसा है कि ट्रैप करता है ये लोगों को। सुबह लॉन्ग होता है और शाम तक आते आते यहाँ पर पूरा मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। थोड़ा सा है इस स्टॉक का ऐसा, कुछ पर्सनैलिटी है शायद ऐसी इस स्टॉक की। एक दो और स्टॉक देखते हैं जहाँ पर इस समय मूव आ रहे हैं। एक बार डिक्सन टेक देखते हैं। डिक्सन टेक लेकर आइए जरा। गौरांग जी, डिक्सन टेक जैसे स्टॉक पर अब क्या व्यू होगा? देखिए, क्षेत्र पसंद आता है अनुज भाई। EMS स्ट्रोक सेमीकंडक्टर चिप्स,
और इसमें से मेरे ख्याल से अगर कोई एक कंपनी हमारी टीम के तरफ से कवरेज में है, वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। डिक्सन टेक भी पिछले 2 साल 1.5 साल में अनुज भाई, खास करके पिछले 1 साल के दरमियान में जो स्तर इसने छुए थे, करीबन 18,000 के पार गया था अगर मेरी याददाश्त सही है, और फिर नीचे की तरफ गिरा है। सरकार के तरफ से बहुत बड़ी मात्रा में इनको सहायता और जो पीएलआई स्कीम है उसमें इनको बहुत सकारात्मक रुझान आने की संभावना है। और मैं तो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अनुज भाई, बहुत जल्द शायद मेड इन इंडिया चिप भारत में लॉन्च होने की पूरी संभावना है। कंपनी अच्छी और सक्षम है, कवरेज नहीं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा डिक्सन टेक पर, लेकिन हाँ इसी क्षेत्र में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पसंद आती है हमारी टीम। ओके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पसंद आती है इसी क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं जो 4 ट्रेड्स मिलेंगे आपको। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, उसके बाद चलेंगे राजेश सातपुते जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए चलेंगे आशीष कयाल के पास, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग शाह जी हमारे साथ हैं। तो मानस जी आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए गेल गैस अथॉरिटी के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट को देखने को मिला है। काफी समय से 198 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज वो रेजिस्टेंस ब्रीच हुए, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो गेल के 200 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 5 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, 5.15 के आसपास के, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 3 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस लगाने हैं और 9 रुपए 50 पैसे की टारगेट सेट करना है। ओके, गेल का 200 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं आप। डे हाई पर इस समय गेल कारोबार कर रहा है। राजेश जी क्या पिक किया आपने? अनुज देखिए, नजर आईटी पे है, मुझे लगता है थोड़ी सेफ्टी भी रखनी पड़ेगी, तो इन्फोसिस को पिक करूंगा। सुबह इन्फोसिस ने एक डिप दिया, वो डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, बट एट द सेम टाइम एक बेयर ट्रैप था। जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है फॉलिंग चैनल का, मुझे लगता है कल भी ये गैप अप ही होगा। तो बीटीएसटी पे अगर कोई लेके जाना चाहे तो इन्फोसिस अच्छा लगता है। सो एट लेवल ऑफ 1620 इट्स अ बाय इन इन्फोसिस। स्टॉप लॉस आप रखे 1610 का। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो 1660 का इसका पहला पड़ा हुआ है, लेकिन चांसेस है कि एक बार के लिए 1700 तक जाएगा, जो इसका 200 डीमा है। इन्फोसिस डे हाई पे एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश की पिक। आशीष कयाल जी आप बताइए, चार्ट का चमत्कार के लिए आपने क्या चुना है? देखिए, टेक महिंद्रा यहाँ पर आईटी क्षेत्र में कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान देखते हुए नजर आ रहा है। कल के दिन और आज के दिन भी थोड़ी रिकवरी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आईटी एक नेक्स्ट सेक्टर हो जहाँ पर अच्छा मोमेंटम मिले। तो टेक महिंद्रा यहाँ पर अच्छा लग रहा है। यहाँ पर गुंजाइश है, ये स्टॉक करीबन 1700 के आंकड़े दिखा सकता है ऊपर में, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर करीबन 1590 का लगाना होगा। आईटी से पिक अगेन आशीष कयाल जी की, टेक महिंद्रा पसंद है इनको। गौरांग जी आप बताइए, मिड कैप फंड आपका? तो मिड कैप फंडा के रूप में जिस क्षेत्र का हमने चयन किया है वो एक खपत क्षेत्र है, यानी कि एफएमसीजी श्रेया जी, और वहां से एक मझौली कंपनी है मैरिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर हमारी बुनियादी तर्क के आकलन करने वाली टीम ने खरीदारी की राय दी है। ये लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, और लक्ष्यांक के रूप में अनुमानित 800 के पार के लक्ष्यांक। ओके, गौरांग जी को पसंद आ रहा है मैरिको। तो हमने 4 का चौका की शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जी ने सुझाया गेल में 200 वाला कॉल ऑप्शन, 9.50 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 3.30 का लगाकर चलना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी ने आईटी से ही पिक किया, इनको आईटी स्पेस अभी अच्छा लग रहा है। इन्फोसिस टारगेट 1660 और 1700 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1610 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। आशीष कयाल जी चार्ट का चमत्कार के लिए उन्होंने चुना टेक महिंद्रा, अगेन आईटी, और यहाँ पे इन्होंने माफ़ कीजिएगा ये 1660 और 1680 का टारगेट और स्टॉप लॉस 1590 का लगाकर चलना है। मैरिको के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी की पिक मैरिको बाई कर सकते हैं आप। लंबी अवधि के लिए 800 का लक्ष्य इन्होंने फिलहाल दिया है। और एफएमसीजी स्पेस आप देखें तो हालांकि पिछले कुछ सत्रों से पेन में था, लेकिन फिर से खरीदारी की राय यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। मैरिको हो गया, और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं अगर इसी स्पेस से हम चुने। एफएमसीजी आज थोड़ा पेन में है, कल ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था। गोदरेज कंज्यूमर भी आज देखें तो यहाँ पे 0.25% की तेज़ी के साथ ही कर रहा है कारोबार, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैडिको की वजह से थोड़ा ये पेन में स्पेस। आज गोदरेज कंज्यूमर पे क्या राय होगी गाबर सर, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? गोदरेज कंज्यूमर कल से अच्छा लग रहा था, गोदरेज कंज्यूमर। तो देखिए इसमें आज क्या लगता है। यस, अब तक ठीक है, जो बेस बना हुआ है कल और आज का एक डबल बॉटम बना हुआ है टेक्निकल रूप से, यहाँ पर एक अच्छी जगह है बाउंस करने की, अगर बाउंस करना है तो लेने लायक है। एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो भी मिल चुका है। अब ट्रेड कर रहा है 1223, स्टॉप थोड़ा टाइट होगा मेरे ख्याल से, वो 1210 का। अपसाइड टू 1250 पॉसिबल है।
और एक बार वहां चला जाएगा तो फिर आपको मिलेगा यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर में, तो एक ट्रेड बनता है बिल्कुल गोदरेज कंज्यूमर। चलिए आप चंदन के पास चला जाए और एक ट्रेड उनसे भी ली जाए। चंदन जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे आईटी पे फोकस करूंगा और आईटी में सिलेक्टेड काउंटर में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी 4-5 दिनों से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस बना रहा है, तो मैं फोकस करूंगा यहाँ पे एचसीएल टेक पे। और एचसीएल टेक देखे तो लगभग यहाँ पे पिछले 22 दिनों के बाद में डिसाइसिवली 1700 के ऊपर होल्ड कर रहा है। 3-4 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। वीकली चार्ट सेटअप भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है, तो एचसीएल टेक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1695 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1795 तक के टारगेट बनने चाहिए। चलिए ये बात एचसीएल टेक की हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आज महाराष्ट्र में शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से कुछ लिकर शेयरों में गिरावट है और कुछ में तेज़ी है। दो स्टॉक्स बेसिकली स्टैंड आउट कर रहे हैं, एक बार जरा दोनों स्टॉक्स दिखा देते हैं आपको। एक तरफ है यूनाइटेड स्पिरिट्स जो आज F&O के टॉप लूजर्स में शामिल है, और दूसरी तरफ है जीएम ब्रूरीज जहां पर आज शानदार तेज़ी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 6.5% ऊपर, और नहीं वही जो शराब नहीं बनाता है जीएम ब्रूरीज ये करीब 12-12.5% ऊपर। तो महाराष्ट्र सरकार ने 60% तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है और महाराष्ट्र में बनी शराब पर ड्यूटी में छूट देने की बात की है। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए इलारा सिक्योरिटीज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करण तोरानी हमारे साथ मौजूद हैं। करण जी गुड आफ्टरनून। तो यूनाइटेड स्पिरिट से बात करते हैं। ऑब्वियसली महाराष्ट्र सबसे देश का रिच राज्य और सबसे हाई कंज्यूमिंग स्टेट्स में से एक, कितना इम्पैक्ट आपको दिखता है, और क्या ऑब्वियसली कंपनीज को प्राइस हाइक जो लेनी पड़ेंगी वो उसके हिसाब से ओवरऑल ईपीएस इम्पैक्ट कितना होगा? क्या ये ओवर रिएक्शन है मार्केट का या ठीक ठाक रिएक्शन मानेंगे? गुड आफ्टरनून। मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो आना ही था इन स्टॉक्स के ऊपर, बिकॉज अगर आप ये प्राइस हाइक देखिए महाराष्ट्र का, ये एक हिस्टोरिक मूव है। पिछले 10 से 12 साल में ऐसा इतना बड़ा क्वांटम का प्राइस हाइक आज तक नहीं आया है। और अगर हम प्राइस हाइक की बात करें तो ये ईडीपी लेड हाइक नहीं है। जो प्राइस होती है, जो कंपनी की प्राइस होती है प्रोडक्ट की, वो नहीं है। इसमें सिर्फ ड्यूटी लेड हाइक है। तो जो भी इसमें प्राइस हाइक आएगा उसका एडवांटेज सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, कंपनी को इसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कंपनी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होगा बिकॉज आपका वॉल्यूम में डिक्लाइन आएगा। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। 12 से 13% का वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र स्टेट से आता है पैन इंडिया बेसिस। अगर हम IMFL की बात करें, अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो इनका भी वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन यहाँ से 12 से 15% के आसपास है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 20 से 22% का होता है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। तो हमारे हिसाब से ये जो प्राइस हाइक है 40% का MRP पे जो आएगा, ये अक्रॉस द बोर्ड रहेगा, अक्रॉस ऑल कैटेगरीज जो IMFL की है, लो प्रेस्टीज, मिड प्रेस्टीज, अप प्रेस्टीज और लग्जरी सेगमेंट में। यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर हम बात करें, वो लोग 2 सेगमेंट में मार्केट लीडर है। पहला सेगमेंट जो कि लग्जरी सेगमेंट है, जहाँ पे प्राइसेस 2,500 से 3,000 रुपए के आगे की प्राइसेस होती है, जो उसके ऊपर प्राइसेस होती है। और दूसरा मार्केट लीडरशिप उनका है लो प्रेस्टीज सेगमेंट, जो कि मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 का सेगमेंट है। तो मेरे हिसाब से जो लग्जरी सेगमेंट है वहाँ पे डाउन ट्रेडिंग के ट्रेंड्स दिखेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जो रेवेन्यू नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वो बहुत ही ज्यादा आएगा, और इसके वजह से यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो हमारे हिसाब से 7 से 8% का अर्निंग डाउनग्रेड दिख सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए, ये महाराष्ट्र के मूव की वजह से। और अगर वॉल्यूम रिकवरी नहीं आती अगले साल तो पी मल्टीपल डी रेटिंग की बात भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्पिरिट्स जो आज 6-7% डाउन है, ये ओवर रिएक्शन नहीं है, ये काफी जायज रिएक्शन है। बिकॉज अगर हम बात करें कि जो प्राइस हाइक आया है, इसकी वजह से डेफिनेटली बिजनेस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर। जी करण जी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि ओवर रिएक्शन नहीं है, जो रिएक्शन आया है बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अब क्या करना चाहिए जिनके पास यूनाइटेड स्पिरिट्स है? उनके लिए क्या व्यू रहेगा? कोई भी उछाल में एग्जिट की राय है, या फिर अब 1 साल तक ये कंसोलिडेट करेगा, या फिर ये आपको सही लग रहा है मौका लेने लायक? आपकी राय इस पर्टिकुलर काउंटर पर? आई थिंक अगर हम बात करें, हमारी जो रेटिंग यूनाइटेड स्पिरिट्स पे वो रिड्यूस रेटिंग है। हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 1560 के आसपास है। तो अगर ये स्टॉक 1400 के करीब या 1420 के आसपास मिलता है तो इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक को लेना चाहिए। ये वैल्यूएशन पे भी कंफर्ट नहीं बनेगा ये स्टॉक को लेने को, बिकॉज आगे चल के कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं। यूके FTA डेफिनेटली एक ट्रिगर रहेगा, इनका वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगा, बिकॉज आपके यूके FTA के जो BIO और BII ब्रांड है, जो कि फॉरेन लग्जरी के ब्रांड्स हैं, उनके प्राइसेस गिर सकते हैं।
तो उसके वजह से बेटर वॉल्यूम ऑफ टेक आएगा। बट बिकॉज ये ब्रांड्स मार्जिन कैप्ड है, कोई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट यूके एफटी का यूनाइटेड स्टेट्स पे नहीं दिखता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से कोई बड़ा ट्रिगर बनता है, ऐसे दिखता नहीं कि आपका अर्निंग्स अपडेट आएगा या वैल्यूएशन रेटिंग होएगा। जो भी स्टेट एक्साइज पॉलिसीज आनी थी वो सारी आ चुकी है, अब अगले साल आएगी। और कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिसमें कि मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा या आपका इन्फ्लेशन कूल ऑफ होएगा, कमोडिटी में वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल 6 से 12 महीने के लिए स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा, 5 से 7% ऊपर नीचे के रेंज में रहेगा। और अगर ये 1400 के आसपास आता है तो इसको खरीद सकते हैं। ओके, 1400 के आसपास आएगा तो खरीद सकते हैं। कोई और स्टॉक है कि आपकी कवरेज में इस स्पेस से जहां पर आपकी बाय या सेल रिकमेंडेशन हो? तो एक जोमेटो स्टॉक है जो हमें अच्छा लगता है वैल्यूएशंस पे। 300 रुपए का हमारा टारगेट प्राइस है। ऑब्वियसली रैपिडो एंट्रेंट आने के वजह से फूड डिलीवरी में थोड़ी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है उसका वैल्यूएशन बहुत ही प्रीमियम था, बिकॉज एक डुओपोली मार्केट था, तो इन्वेस्टर्स हमेशा उसको प्रीमियम वैल्यूएशन मल्टीपल देते थे। बट क्योंकि वहाँ पे नया प्लेयर आ रहा है, क्योंकि वो नया प्लेयर जो है उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, उसके पास कैपिटल भी है, थोड़े कुछ सेंस बन सकता है कि ये प्लेयर थोड़ा डिस्ट्रप्टिव हो सकता है नियर टर्म बेसिस पे। तो ग्रोथ पे और वैल्यूएशन पे फूड के सेगमेंट पे इम्पैक्ट आएगा नेगेटिव जोमेटो के लिए। बट अगर रैपिडो एक्सिक्यूट नहीं करता है तो जोमेटो एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरा, क्विक कॉमर्स का जो टारगेट एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है। ई कॉमर्स प्लेयर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे जो प्लेयर्स है, वो लोग बड़ी तरीके से स्केल अप नहीं कर पा रहे अपना मार्केट शेयर, तो उसकी वजह से भी ब्लिंकिट को बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो एक जोमेटो हमारा टॉप पिक है ये सेगमेंट में, और दूसरा टॉप पिक अल्कोबेम में रैडिको खैतान है, जो कि कंपाउंडिंग स्टोरी है। बट रैडिको नियर टर्म में अपसाइड नहीं दिखेगा, बिकॉज वैल्यूएशंस आपके बहुत ही प्रीमियम है, 50 टाइम पी के ऊपर है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रैडिको में 30 to 40% का अपसाइड दिख सकता है फ्रॉम अ 2 year होराइजन स्टैंड पॉइंट। बिल्कुल, रैडिको की वैल्यूएशंस बिल्कुल जैसा आपने कहा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है इस समय, तो इस वजह से जो आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए बात की कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसका इम्पैक्ट आगे दिखेगा, किस तरीके का इम्पैक्ट आप प्राइसिंग कर रहे हैं आगे जाते हुए, एक बार इस झटके से उबर जाए उसके बाद? तो मेरे हिसाब से पहली बात तो यूके एफटीए आने के अभी भी 1 साल बाकी है। जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो जो भी नंबर्स पे इम्पैक्ट आएगा वो FY27 में आएगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम इम्पैक्ट देखें इसका, तो इस पे वॉल्यूम ग्रोथ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आज की तारीख में अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4 से 6% के आसपास है, जो कि यूके एफटी के बाद 5 से 8% हो जाएगी। तो वॉल्यूम ग्रोथ फिलिप के वजह से आपका रेवेन्यू पे अपग्रेड आएगा। रिलेशन पर केस भी थोड़ा बेहतर हो सकता है, बिकॉज आपका प्रीमियम ट्रेंड बढ़ जाएगा। तो नेट नेट हमारे हिसाब से रेवेन्यू अपग्रेड पोटेंशियल 4 से 5% का है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए यूके एफटी आने के बाद। बट अगर हम बात करें ये जो सेगमेंट है BIO BI, यहाँ पे मार्जिन कैप होते हैं, बिकॉज पेरेंट अरेंजमेंट होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग अरेंजमेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं दिखेगा। आपका जो एब्सोल्यूट एबिटा है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका मार्जिन गिर जाएगा। तो ओवरऑल नेट नेट यूके एफटी के वजह से 2 से 3% का अर्निंग्स अपग्रेड आएगा। तो अगर हम मान के चलते हैं कि अभी अगर स्टॉक का 7-8% गिर गया महाराष्ट्र के जो अभी जो अनाउंसमेंट आया उसके वजह से, यूके एफटी की वजह से 2 या 3% का मूवमेंट आएगा, उसके बियॉन्ड नहीं आएगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक फिलहाल रेंज बाउंड में खेलना चाहिए। आगे चल के मीडियम टर्म में डेफिनेटली ट्रिगर्स है ये स्टॉक के लिए, बिकॉज ये कंपनी में नया CEO आया है, तो इनोवेशन कैसे करते हैं, नए ब्रांड्स कैसे लॉन्च करते हैं मार्केट में, वो देखना चाहिए हमको। यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट अल्कोबेव सेगमेंट का कर पाते कि नहीं कर पाते, वो एक दूसरा मॉनिटरेबल होएगा। और तीसरा होएगा कि प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड कैसा प्ले आउट होता है। और चौथा ये कि अगर कोई दूसरा स्टेट है, यूपी स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, या कोई बड़ा स्टेट है तेलंगाना या कोई दूसरा बड़ा स्टेट, वहां पे कोई फेवरेबल पॉलिसी आ जाए, तो ये 3-4 ट्रिगर्स है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। बट ये सब मीडियम टर्म में प्ले आउट होंगे, नियर टर्म में कोई ट्रिगर ऐसा बड़ा है नहीं। ओके, नियर टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा। आपको शुक्रिया तोरानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आपके समय के लिए। तो ये कुछ बातें स्पेस पर, एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स ही रखते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंट इसी पे पड़ा है आज। और जिस तरीके से तोरानी जी भी बात कर रहे थे, अभी फ़िलहाल 1 साल तक इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन 1400 का एक लेवल बताया उन्होंने जहाँ से आप खरीदारी के बारे में सोच सकते। चंदन तापड़िया जी, गुड आफ्टरनून। यूनाइटेड स्पिरिट्स, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? ये जो गिरावट है अभी खरीदारी का मौका है, या फिर जिनके पास है अब वो एक रेड फ्लैग बन गया है, उनको निकलना चाहिए? आपकी एनालिसिस इस पर? देखिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड यहाँ पे रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जब गिरावट हुई थी तो काफी शॉर्ट्स बने हैं। डेरिवेटिव्स डेटा के सेटअप की बात करें तो लगभग 35% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पे देखने को मिले, और स्टॉक जो अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको लगातार पिछले
45 दिन से होल्ड कर रहा था, उसके नीचे कामकाज कर रहा है। पिछले लगभग हम 40 दिनों की बात करें तो 3 से 4 बार ये 1500 के लेवल को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ 1650 तक गया था। बट अब जिस हिसाब से 1500 के आसपास खड़ा है, यदि इन लेवल को नहीं होल्ड कर पाता है तो आई थिंक करेक्शन और हो सकता है जो नीचे में 1450 की तरफ जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, बट सेटअप और बिल्डअप ऑफ शॉर्ट्स इंडिकेट कर रहा है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। इटर्नल की भी बात हो रही थी, 2 दिन से लगातार इस इटर्नल पे आप देखें तो मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही थी, डेंट पड़ता नजर आ रहा था, लेकिन आज 1% ऊपर इंट्राडे में। हालांकि अब थोड़ा सा फिसल कर आधा फीसदी के करीब आपको तेज़ दिखेगा, ये 0.25% की ब्लॉक डील हुई, इसके बाद इटर्नल में ये तेज़ी देखने को मिली। लेकिन गौरांग जी, पिछले 2 दिन से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आपसे भी ये राय जानना चाहूँगी। रैपिडो की एंट्री, जहाँ पे एक कुछ का मानना है कि हो सकता है कंपटीशन का हीट झेल सकती है ये उस पूरी स्पेस और इटर्नल स्विगी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। वही अभी बर्स्टिन की रिपोर्ट आई है कि रैपिडो के एंट्री से कुछ खास फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। एक जो बात थी, रैपिडो ने कही थी कि वो कमीशन कम चार्ज करेंगे रेस्टोरेंट से, जहाँ जोमेटो यानी कि इटर्नल और स्विगी 25 से 35% लेते हैं, वही रैपिडो करीब 8 से 15% लेगा। तो कई रेस्टोरेंट्स ना ऑफवुड हो जाएं इटर्नल और स्विगी से और रैपिडो पे शिफ्ट हो जाएं। आपकी एनालिसिस क्या कहती है, हाइपर कंपटीशन का हीट झेलेगी या फिर इनका ही अब दबदबा कायम रहेगा इटर्नल और स्विगी का? देखिए, वास्तविकता तो ये श्रेया जी कि जोमेटो और स्विगी दोनों ने अपनी एक स्थान स्थापित कर लिया है और ये दोनों ही अपने आप में काफी बड़ा मार्केट शेयर रखती हैं। आप फूड डिलीवरी की बात करें या फिर क्विक कॉमर्स की बात करें या प्रोविजनिंग की बात करें। अब जब आप डिस्काउंटिंग करके आप चार्जेस लेंगे तो दूसरी तरफ प्रश्न ये उठता है श्रेया कि आप अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे। तो मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि रैपिडो के ई कॉमर्स में उतरने से कोई बहुत बड़ा खामियाजा या फिर एक नकारात्मक परिस्थिति इटर्नल और स्विगी के लिए खड़ी होगी, पहली बात। दूसरी बात, इटर्नल यानी कि जोमेटो का जहां तक सवाल है, एज अ डिस्क्लोजर, इस कंपनी पर हमारी टीम की तरफ से खरीदारी की रिपोर्ट है। 2000 डार्क स्टोर्स खुल रहे हैं अगले साल, नहीं इस साल दिसंबर 2025 तक, और उसके साथ साथ नई जगहों पर वो अपने आप को स्थापित कर रहे हैं जिनसे ज्यादा मार्केट शेयर और ज्यादा सब्सक्राइबर बेस इनके पास आएगा। तो रैपिडो आ रहा है। मैं तो ये मानता हूँ श्रेया जी के रैपिडो ही नहीं, मेरे ख्याल से और बहुत सारे नए प्रतिस्पर्धी अगर आते हैं तो सबको मिलजुल कर इस क्षेत्र में कारोबार करने की एक मौका मिलेगा। कोई बड़ा खतरा फिलहाल तो नहीं लग रहा। ओके, कोई बड़ा खतरा फिलहाल तो नहीं लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि क्या करना है इस समय मार्केट में। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। लोअर लेवल से 3000 पॉइंट की रैली आ चुकी है निफ्टी में। अब बताइए आप क्या करना है इस समय मार्केट में? बने रहें, एक्स्ट्रा पैसा अगर है तो उसको मार्केट में डालें या इन लेवल्स पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें? अनुज, इतना कहूँगा कि अगर आप बाजार को ध्यान से देखें तो पिछले 1.5-2 महीने में आई थिंक निफ्टी हैज़ गॉन अप जस्ट 1.7%, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। और सब लोग जानते हैं कि ग्लोबली सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। वर्ल्ड बैंक का ग्रोथ का प्रोजेक्शन लोअर है फॉर वर्चुअली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिक कंसर्न्स आर देयर फॉर कंट्रीज लाइक चाइना के लिए प्रॉब्लम है। यूएस अभी भी पॉसिबिलिटी है कि सेकंड हाफ में रिसेशन में जा सकता है क्योंकि बिजनेस कॉन्फिडेंस इज एब्सोल्युटली लो ओवर देयर। 9 जुलाई को ट्रम्प भाई क्या लाते हैं एज फार एज टेरिफ्स गोज, बिकॉज ही हैज आस्क्ड फॉर द पीरियड अप टू जुलाई 9 और वो सोच रहा है कि वो सबके साथ सेटलमेंट कर देंगे विद अराउंड 70 कंट्रीज बिफोर दैट, विच सीम्स अनलाइकली। पर जैसे वो तारीख के आसपास आएंगे थोड़ी सी नर्वसनेस होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडिया को देखें तो मैक्रोस वाइज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इम्प्रूव्ड फॉर इंडिया। नंबर 1, इन्फ्लेशन नीचे आया है, इंटरेस्ट रेट कट हुए, लिक्विडिटी भरपूर आरबीआई ने दिया है, क्योंकि हम लोग को 2 साल पहले काफ़ी कंस्ट्रेंट था एज फार एज लिक्विडिटी कोज। रही बात ऑयल की, ऑयल भी नीचे आया है। सो बेसिकली ऑल पॉजिटिव्स आर देयर फॉर इंडिया, लेकिन इंडिया एज अ मार्केट इज नॉट वेरी चीप। द पॉइंट इज अभी भी सेंटीमेंट वाइज कॉम्प्लेसेंसी आया नहीं है। पीपल आर स्टिल अ लिटिल अननोन, विच इज गुड फॉर द मार्केट्स इन जनरल। बट अगर आप मुझे
सिंपल पूछे तो ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे आप इंडेक्स वाइज अब मुझे ज़्यादा एप्रिसिएशन दिखता नहीं है, तो पॉसिबली 2025 वी विल सी इंडेक्स गोइंग अप बाय 8 to 10 to 12% एंड फॉल बाय 10 to 12%। तो नैरो रेंज में जब इंडेक्स होता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द टाइम टू बाय फ्रंटलाइन स्टॉक्स, दिस इज नॉट द टाइम टू बाय स्टॉक्स विच यू फील आर ब्लू चिप्स लाइक नेस्ले ब्लू चिप है, हिंदुस्तान लीवर ब्लू चिप है, टीसीएस ब्लू चिप है, इन्फोसिस ब्लू चिप है, लुपिन है, सिप्ला है, रिलायंस है। दे आर ग्रेट कंपनीज बट पैसा ज्यादा बनने वाला नहीं है, तो यू हैव टू बाय द करेक्ट स्टॉक्स और द गुड स्टॉक्स। गुड स्टॉक्स और ब्लू चिप में फर्क है। गुड स्टॉक्स HPCL है, BPCL है, तेल का भाव घट रहा है, यू हैव टू गो एंड बाय देम। You are not going to argue with everybody that HPCL, BPCL are better companies than Hindustan Lever or a Reliance Industries. They are not. But the point is you have to be at the right stock at the right time. Muthoot, Manappuram are stocks which gave you returns because gold was going up and because your RBI was coming up with liquidity measures and cutting interest rates. So you have to be at the right stock. So according to me, good money can be made in a market जो मुझे लगता है 10% डाउनसाइड और 10 से 12% अपसाइड अगले 6 से 9 महीना देगा। You have to be in the right sector in the right stocks to make money in this market. जी ईरानी जी, गुड आफ्टरनून। आपने कहा कि सही समय पे सही चयन बहुत ज़रूरी है। स्टॉक का बड़ा सवाल ये होता है कि ये कैसे पता करें कि क्योंकि सेक्टर रोटेशन में मार्केट में देखने को मिल रहा है। NBFCs, PSUs ऑब्वियसली रेपो रेट कट के बाद, CRR कट के बाद फोकस में थे, अब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। फिर अब IT थोड़ा फ्लेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे पता करें कि अब इस सेक्टर पर दाव लगेगा, यहाँ पे चयन करना चाहिए? आपकी एनालिसिस कैसी होती है इस वक्त? देखिए, आपने जो बहुत अच्छा सवाल पूछा, आई थिंक मैं कहीं पे सोच भी रहा था कि अनुज जी आप ये सवाल मुझे पूछेंगे। द पॉइंट है, अभी IT की बात आपने की, IT के नंबर्स खराब थे, मैनेजमेंट कमेंट्री ठीक नहीं थी, लेकिन मार्केट अपने से हमेशा आगे रहता है। मार्केट कहाँ पे आ रहा था एक लेवल पे जहाँ पे एक बाउंस आना उचित था और मेरे ध्यान से बाउंस शुरू हुआ है, ट्रेडिंग रैली मिल सकती है IT में। सो IT कैन पॉसिबली काउंटर एक्ट द नेगेटिव मूव्स इन अदर सेक्टर जो सेक्टर जोर से भागे। दूसरा फैक्टर है, आप रिजल्ट्स देखिए, रिजल्ट्स के अनुसार आपको लगता है BFSI स्पेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस, NBFCs, RBI के पॉलिसी से फायदा है, तो ये जान लीजिए कि मार्केट अपने से होशियार है और मार्केट ने ऑलरेडी स्टॉक्स को बढ़ा दिया। तो एक पुल बैक की राह दीजिए और बाय कर दीजिए। OMCs, पूरी एनर्जी स्पेस अगर आप मुझे पूछे हमेशा अंडर वैल्यूड थी। आज आप देखिए ONGC भी बढ़ रहा है, ऑयल इंडिया भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नीचे जाने की कैपेसिटी नहीं है। अगर ऑयल घटने वाला हो, जो मुझे भी लग रहा है, कब से मैं बोल रहा हूँ कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर गुड बिकॉज ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन। ONGC एंड ऑयल इंडिया मैंने कहना जाके बेच दो, but the point is at this level they can also possibly bounce. So this is the way you need to understand the market. Defense space इतनी जोर से तेजी आई थी और बाद में जोर से फॉल आया था। इंडिया पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम बढ़ रहा है, आगे चल के भी गॉड फॉरबिड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स रहने ही वाला है। वर्ल्ड इज नॉट अ गुड प्लेस, तो यू विल नो दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन दिस डिफेंस स्पेस। आपको मुझे लगेगा कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी इन दिस पर्टिकुलर स्पेस बट इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ। तो कहीं पे पुल बैक आएगा तो यू हैव टू गो एंड बाय इनटू डिफेंस स्टॉक्स। रेलवे स्टॉक्स जहाँ पे इतना सारा जोर से बढ़ गया था, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, गोइंग एट 50, 60, 70 p, अभी आधे से कम हो गए, जहाँ से काउंटर मूव आना जरूरी है। और एट द प्रेजेंट लेवल आई फील रेलवे स्टॉक्स कैन परफॉर्म। तो दिस इज द वे पीपल विल हैव टू लुक इनटू इट। मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस इज अ मार्केट इन विच यू नीड टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, स्टॉक स्पेसिफिक। और ये नैरो रेंज की जो मार्केट मेरा पर्सनल एस्टिमेट है, आई थिंक देयर विल बी वेज एंड देयर विल बी मेनी हु विल आउट परफॉर्म द ओवरऑल एप्रिसिएशन इन द फ्रंट लाइन इंडेक्स। ओके, चलिए ठीक है। मेहरबान जी, ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स में इतनी बड़ी रैली हुई, आज बड़ी डिक्लाइन आई, कैसे देख रहे हैं आप इसको और आपके प्रेफर्ड पिक्स होंगे क्या यहाँ पर कुछ? मैं कहूँगा अनुज जी के जो स्टॉक्स जोर से बढ़ते हैं, आई थिंक पीपल आर चेसिंग मोमेंटम व्हेन एवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो ये मैं भी सोच रहा हूँ कि इतने जोर से स्टॉक्स जोर से बढ़ते हैं। ठीक है, सबको पता है कि दिस सेक्टर्स आर डूइंग वेल, दिस कंपनीज आर डूइंग वेल, नंबर्स अच्छे, RBI के पॉलिसी आने से इनको फायदा है, बट घटते क्यों एक साथ है? एंड दैट इज वेयर आई थिंक पीपल आर चेसिंग मोमेंटम। तो जिसको स्टॉक 550 में लेना था, आज 530 में वो स्टॉक बेच रहा है। दिस इज हैपनिंग विच इज अनफॉर्चुनेट, बट ऑन द होल आपको पता है कि देयर आर सेक्टर्स विच आर गोइंग टू डू वेल। आपको पता है कहीं पर आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन जोर से बढ़ गए हैं, तो ऊपर के लेवल में चढ़ना इज जस्ट लाइक व्हाट अ स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर वुड डू, चेस मोमेंटम।
स्टे अवे फ्रॉम दैट टेम्पटेशन, वेट फॉर अ पुल बैक, और थोड़ा वैल्यूएशन कूल डाउन हो, go and buy it. So I would say this is a consensus type of market, especially जहाँ पे solid volume हो रहा है, solid activity हो रहा है, MCX देखिए, BSE देखिए, whatever stock you want to see, nobody knows why they are buying at this valuations. They are buying because उन लोग को लगता है this companies will do well because MCX ultimately commodity play, BSE ultimately stock market play, ultimately market बढ़ते जाएगा. तो मुझे आप पूछेंगे ये लेवल में खरीदना के लिए, I don't have an answer. मैं भी वही सोचूंगा कि ये लेवल पर अल्टीमेटली मैं पैसे शायद बना दूंगा, बट यहां से अगर 10-15% नीचे आता है, आई प्रॉमिस यू आई डोंट हैव अ वे टू डिफेंड माय ओन डिसीजन ऑफ बाइंग एट हायर लेवल्स. तो कहीं पर पीपल हैव टू कंट्रोल द ग्रीड एस्पेक्ट, ग्रीड क्वालिटी विच एवरीबडी हैज इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, and wait for cooling down of stocks which have gone up too sharply, especially in those segments which are doing well and which are expected to do well going ahead. ओके ईरानी जी, आपसे जब भी बात होती है बैंकिंग और एनबीएफसीज को लेकर आप पॉजिटिव ही रहे हैं. उसके बाद आप देखें आरबीआई की तरफ से रेपो रेट कट, सीआरआर कट, काफ़ी ज़्यादा रैली हुई एनबीएफसीज और इनफैक्ट पूरे ही बैंक सेक्टर में. आज और कल भी जिस तरीके से थोड़ी गिरावट देखने को मिली, तो इस गिरावट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप क्या? जिनके पास नहीं है उनको भी हाथ लगाना चाहिए. आई थिंक पुल बैक की राह देखिए. पुल बैक इज डिस्टिंक्टली पॉसिबल. जैसे मैंने कहा कि अभी किसी को कहना कि चोलामंडलम इज अ गुड स्टॉक और सुंदरम फाइनेंस इज अ गुड स्टॉक, एवरीबडी नोज अबाउट इट. ये लेवल से बिकॉज दे आर वेल मैनेज्ड कंपनीज पैसे मिलेगा, मेरे पास है, बट आई एम रेडी फॉर अ 5 to 7% ड्रॉप इन द स्टॉक्स. एंड एट दोस प्राइसेस कहीं पर फ्रेश एंट्री और इंक्रीमेंटल मनी कैन बी पुट इन दो स्टॉक्स. फिर से हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हेन देयर इज अ कंसेंसस ऑन सेक्टर्स एंड स्टॉक्स, you have to understand that the price would have it run up too sharply. आगे भी चलेगा, लेकिन उसके पहले करेक्शन आएगा, that will और मजा आएगा क्योंकि you will get stocks at lower levels. So I would say at this present levels, I would wait for a pullback before putting in fresh money. RBI पॉलिसी आके थोड़े दिन हो गए, सब लोग जानते थे 25 बेसिस पॉइंट कट आएगा, इतना बड़ा CRR कट आएगा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. ठीक है, ऑल पॉजिटिव्स आर देयर, बट एवरीथिंग हैज बीन फ्रंट एंड हो गया है RBI की तरफ से. RBI को जो करना था एक साथ कर दिया, बहुत अच्छा था. But market ultimately reflected it in the next 48 hours. Some of the stocks went up very sharply. तभी आके मैं खरीदूंगा. Then I have to be ready for a 5 to 7% drop in those stocks before they stabilize and start moving up again. So I'm positive on this sector while stating कि एक pullback जरूर आ सकता है. ओके, आईटी में पिछले 2 दिनों से अच्छा खासा कमबैक है. कंपनीज की कमेंट्री भी अच्छी खासी रही है. कह रहे हैं कि इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना लोग डर रहे थे. लार्ज कैप आईटी में आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी, मेहरबान जी? मैं कहूँगा अनुज, लार्ज कैप्स आईटीज में अगेन इन रिजर्व इज माय ओवरऑल एक्सपेक्टेशन. आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट कहने के लिए कि आई थिंक 10 to 12% अपसाइड इन द निफ्टी एंड 10 to 10% डाउनसाइड ऑफ द निफ्टी. इट्स गोइंग टू बी नैरो मूवमेंट फॉर द निफ्टी ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स फॉर इंटायर 2025. इसमें फ्रंटलाइन आईटी में खास करके जो नंबर्स आए हैं, द चैलेंजेस विच आर देयर स्पेशली ऑन ग्लोबल स्पेंड्स, आई वुड से दैट जो लेवल्स पर अभी है, यू आर हैविंग अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एन अपसाइड. But to make ultimately money in that from a longer term angle, I think you need to spend some time, avoid it, don't be too much in a hurry, and ultimately concentrate on certain select stocks in the mid cap space rather than in the frontline stocks. Infosys, TCS, Tech Mahindra, SCL Technology are great companies from a trading angle right now. मैं कहूँगा कि आपके पास है, so don't be upset if they don't give you any returns for the next 2-3 quarters on an investment basis. From a trading basis, you will see the stocks going up 5, 7, 8%, 9%, then again falter, and maybe 6 months later they will be more or less at the same price at which they are. So from an investment angle, I won't put in or I won't recommend putting in incremental money in the stocks at the moment, especially to those investors who are expecting money to possibly give you returns as soon as you put in money. ऐसा नहीं होने वाला है, but there will be selective buying, selective opportunities coming in the IT space as we go ahead. ओके, तो आईटी शेयरों में भी जल्दबाजी ना करें. फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं स्टॉक्स पे. ईरानी जी, आप थोड़ी देर पहले मेंशन भी कर रहे थे ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर अच्छी तेज़ी आज हमें स्पेस में देखने को मिली. इनफैक्ट पूरे अगर एनर्जी स्पेस की ही बात करूँ तो ठीक ठाक मोमेंटम हमें देखने को मिला है पिछले दिनों ही, और आज लीड किया ऑयल एंड गैस स्पेस ने. यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाया है क्या आपने, क्योंकि आप भी कह रहे थे कि अंडर वैल्यूड रहा है काफ़ी ऑयल एंड गैस स्पेस. आपकी रणनीति यहाँ पर?
clear disclosure, I think invested here, and I put an incremental money on the recent past. My best bets are BPCL and HBCL in the oil and gas space. GAIL India at around 200 rupees, I still think there is value in it. मुझे बाकी के स्पेस में, मुझे खास करके मेटल स्पेस में, आई लाइक द स्टील स्पेस, फेरस स्पेस. There are good companies in that particular space like Steel Strips Wheels Limited is there, Lloyds is there. There are good opportunities. जैसे मैंने कहा, opportunities are more in the mid cap space. So go and identify good companies and go and buy into them. और जो भी stocks मैंने कहे, clear disclosure, I am personally holding it and I have no intention to sell them. In fact, if there is a pullback in the stocks, I will go and buy into them. और एक स्पेस है जो जिसको मैं रेलवेज कहता हूँ. मैंने कहा था पिछले कई बार 3 क्वार्टर से कि काफ़ी जोर से बढ़ गए हैं and they deserve to fall. But at the present level, I think the next possible opportunity is again coming in railway stocks because a lot of work is happening on part of the railway ministry. So I think people have to understand that everything doesn't go up in a straight line. आपको वो space पसंद है, wait for a pullback, be patient, and the market will give you an opportunity जो शायद थोड़े से sectors में अभी उभर कर आ रहे हैं. ओके, ऑयल एंड गैस स्पेस और रेलवे स्पेस अभी आपको पसंद आ रहा है. बहुत शुक्रिया मेहरपुर राणा जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए. मार्केट की बात करें तो निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, हालांकि हाई साइड से थोड़ा फिसला, लेकिन बैंक निफ्टी पे स्पेशली आज डेंट पड़ा. स्मॉल कैप और मिड कैप भी देखें ऊपर इस तरह से फिसल कर ही काम काज कर रहे हैं. क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या कैरी करना चाहिए? कैरी करना है लॉन्ग पोजीशंस. मैं आई थिंक 6ठा दिन होगा जब मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग कैरी करना है. श्रेया, पोजिशनली पैसा बन रहा है. देखिए एक चीज़ समझिए, इंट्राडे की वॉलेटिलिटी चलिए ठीक है, समझ में आ गई. इंट्राडे में 25,222 तक गए. अब कोई सोच रहा होगा कि काश मैंने 25,200 पे बुक कर लिया होता. बात वो नहीं है. बात ये है कि क्या 25,200 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर किया उसके बाद मार्केट है? नहीं ना. आज भी मार्केट ने, निफ्टी ने आज भी हायर हाई और हायर लो बनाया है. आज का लो क्या है? 25,081. कल का लो था 25,055. हाँ, परसों का लो था 25,077. तो जब तक हम प्रीवियस डे के लो के नीचे बंद नहीं देते हैं, तब तक ये मार्केट का वर्डिक्ट आपके लिए बहुत सिंपल है कि आपको पोजिशनली लॉन्ग रहना है. इस मार्केट में पोजिशनली पैसा बन रहा है लॉन्ग रहने में, जब तक आप प्रीवियस डे के लो के नीचे बनना हो. अब आज का लो क्या हो गया? 25,081. कल अगर आपने इसको ब्रेक किया और इसके नीचे बंद हो गए तो फिर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा. लेकिन इशू क्या है? हम 24,600 से लॉन्ग है. फॉर एग्जांपल 24,600 से लॉन्ग है और एक पोजिशनली लॉन्ग रहने की बात हुई है यहाँ पर, तो बने रहे यहाँ पर. इंट्राडे में आपको दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं. इंट्राडे में सेल भी है, बाय भी है. इंट्राडे में आज देखिए, आज वो सेल ट्रेड भी प्ले आउट हुई जो हमने सुबह बात की थी कि प्योरली स्ट्रिक्टली इंट्राडे में सेल ट्रेड भी वर्क करेगी. लेकिन पोजिशनली लॉन्ग ट्रेड 25,200 के ऊपर अगर आप टिक गए, और टिकने से मतलब आज जैसा नहीं है, टिकने से मतलब अच्छे खासे टिक गए वॉल्यूम के साथ, तो फिर तूफानी तेज़ी आएगी. और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, बैंक निफ्टी में अब 3 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी उस 56,200 के लेवल के ऊपर है. ये भी तैयारी कर रहा है अब नेक्स्ट राउंड ऑफ तेज़ी की. पिछली बार भी आपको याद होगा 56,000 क्रॉस करने में बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम लगाया था, लेकिन उसके बाद जब क्रॉस किया 56,000, 57,000 बहुत जल्दी आया. अब 57,000 क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, लेकिन जब भी वो मूव आएगा उसके बाद वो 58,000 तक का मूव बहुत शार्प आएगा. तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए काफ़ी फेवर में है. एक 250-300 पॉइंट का रिस्क है यहाँ पर, और रिवॉर्ड आपका अच्छा खासा 1500-1600 पॉइंट हो सकता है. तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि इस मार्केट में अभी भी आप कैरी करें, और कोई बहुत ज़्यादा बड़े गैप डाउन का रिस्क नहीं दिखता है मुझे. और एक और चीज़, आज तो शायद यूएस मार्केट में भी ठीक ठाक मूव आए. वो जो एलन मस्क ने ट्वीट किया है उसके बाद शायद वहाँ पर भी थोड़ा सा, टेस्ला में भी थोड़ी सी रैली वगैरह है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है सुबह आपको वो क्यों भी पॉजिटिव मिले. तो 100% इस समय मार्केट में लॉन्ग रही. चलिए कल की तैयारी करते हैं. पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर बीटीएसटी कॉल लेंगे. यतिन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. और डीलिंग रूम में भी खरीदारी का ही मूड माहौल है. थोड़ा आज मिड कैप में प्रेशर है, लेकिन 2 स्टॉक जहां डीलर्स फोकस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है गेल. और ऑब्वियसली जून का महीना है और यहाँ किसी भी वक्त जो पाइपलाइन टैरिफ हाइक है वो एक्सपेक्टेड है. पीएनजीआरबी ने जो बैठक रखी है उसमें कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करने के बाद इस महीने ही सीएलएसए के हिसाब से टैरिफ हाइक का डिसीजन आना है. उसके पहले लॉन्ग बिल्डअप आज देखने को मिल रहा है. काउंटर में 2.5% की तेजी है और ओपन इंटरेस्ट लगभग 5% बढ़ा है. डीलर्स के हिसाब से यहाँ 205-208 तक के लेवल्स आ सकते हैं और यहाँ बीटीएसटी भी किया जा सकता है. इसके अलावा बायोकॉन, ये फार्मा शेयर में आज पूरा दिन खरीदारी देखने को मिली. डीलर्स के हिसाब से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और बीटीएसटी की एडवाइस वो यहाँ भी दे रहे हैं 365 के टारगेट के साथ. ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट 3.5% नीचे है और यहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है. ओके, बीटीएसटी के तौर पे गेल और बायोकॉन पे डीलर्स बेट लगा रहे हैं. शुक्रिया यतिन जानकारी के लिए. चलिए अब बीटीएसटी एसटीबीटी शुरू करते हैं. चंदन जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप?
चंदन जी म्यूट पर हैं आप। बिल्कुल, देखिए सिलेक्टिव आईटी कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं और एक्सेल टेक की हमने पहले शुरुआती तौर पे बात की थी और अब कहीं ना कहीं मैं टेक महिंद्रा पे फोकस करूंगा विद द व्यू कि आईटी है वो आने वाले 2-3 दिन कंटिन्यूसली परफॉर्म करता हुआ नजर आना चाहिए। तो बीटीएसटी के तौर पे टेक महिंद्रा पे ध्यान रखिए। वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम जो 3 वीक का था वो निगेटिव है और डेली चार्ट में हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं। तो 1605 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। 1705 तक के अपसाइड यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, तो ये हो गई चंदन जी के पिक टेक महिंद्रा। गाबा सर क्या कैरी करें कल के लिए? वेल, गुड इवनिंग टू यू। लॉन्ग वो है लुपिन। लुपिन में लगता है तेजी है। ट्रेड कर रहा है 2028 पर। स्टॉप लगाना चाहिए 2020 पर, 8 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 2050 पॉसिबल है, वहां तक जा सकता है। एक ब्रेकआउट मिला है लुपिन। बीटीएसटी के तौर पे ल्यूपिन गाबा सर के पिक आते हुए। मानस जी आप बताइए क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए? तो देखिए श्रेया जी, बीपीसीएल में ही खरीदारी करके जाएंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट है, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का वॉल्यूम्स काफी बेहतर है, तो आई थिंक बीपीसीएल के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। 331 का स्टॉप लॉस लगा ले, 342 के टारगेट सेट कर। बीपीसीएल ये हो गई मानस जी के पिक कल के लिए। तो राजेश जी आपका ट्रेडिंग आइडिया कल के लिए? मुझे देखिए मैं बजाज ऑटो लेके जाऊंगा। मुझे लगता है एक अच्छा क्लोज दे रहा है बजाज ऑटो। कंसोलिडेशन है लेकिन अपने स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो बजाज ऑटो लेके जाएंगे 8700 के स्टॉप लॉस के साथ। स्विंग का टारगेट होगा 8850 से लेके 8900। बजाज ऑटो यहाँ पे खरीदारी की राय। आशीष कयाल जी आप बताइए थर्सडे के लिए आपके पिक क्या होगी? देखिए मैस्टेक यहाँ पर आईटी में जैसे पहले भी कहा था, टेक महिंद्रा हमने दिया था, अभी दूसरा मैस्टेक है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2370 का और टारगेट है 2590 का। ओके चलिए, तो ये इस समय मैस्टेक का बीटीएसटी ट्रेड। दो चीज़ें करनी है, एक तो आपको बैन अपडेट बता देते हैं और एक उसके बाद मार्केट ब्रेड्थ पर आते हैं। तो बैन अपडेट में दो स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, IEX और CDSL। IEX तो देख के लग रहा है 101% पोजीशन यहाँ पर हो गई हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है ये ट्रैप कर रहा हो। आज लोग शॉर्ट करके जाएं, बैन में आए और कल डिनायल भी आ जाए, यू नेवर नो। तो बट जो भी है, यहाँ पर आज तो गिरावट है, करीब करीब 8% नीचे था। CDSL ये भी करीब करीब 98% पोजीशनिंग के साथ इस समय बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। चलिए अब मार्केट ब्रेड्थ पर आते हैं। आज मार्केट ब्रेड्थ थोड़ी हल्की रही होगी क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा मूड माहौल रिलेटिवली ख़राब था कंपेयर टू लास्ट फ्यू डेज़। तो आज बेरिश है। आज 96 स्टॉक्स में पॉजिटिव ट्रेंड है और उसके सामने आप देखें तो करीब करीब 128 स्टॉक्स हैं जहाँ पर बेरिश ट्रेंड दिखाई देगा आपको। तो पहले लॉन्ग वाले स्टॉक्स देखते हैं, लॉन्ग कहाँ बने क्लियरली। काफ़ी आपको इसमें से एनर्जी स्टॉक्स भी दिखाई देंगे, काफ़ी IT स्टॉक्स दिखाई देंगे। HCL टेक, HPCL, IOC, इन्फोसिस। तो IT प्लस एनर्जी का कॉम्बिनेशन और साथ में एक जोड़ दीजिए लॉरस लैब्स को। इसके बाद आइए आप जरा शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स, यहाँ भी काफ़ी एनर्जी वाले स्टॉक्स, ऑयल इंडिया, BPCL, गेल, बायोकॉन और LIC। इसके बाद आइए आप जहाँ पर शॉर्टिंग हुई है, IEX क्लियरली आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 8%। यूनाइटेड स्पिरिट्स, भारत डायनामिक्स में अच्छी खासी शॉर्टिंग, इनफैक्ट पूरे डिफेंस में आज शॉर्टिंग हुई है। और हिंदुस्तान जिंक उस डिविडेंड के बाद क्लियरली वो स्टॉक गिरा। और इसके बाद आइए आप लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स पर। यहाँ पर BSC में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, MCX में, CDSL में। तो जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, कल्याण ज्वेलर्स और अदानी टोटल गैस यहाँ पर भी। गौरांग जी एक मैं आपसे व्यू लेना चाहूँगा LIC पर। बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक जो है अब हर डिप में यहाँ बाइंग आ रही है, जब से इसके नंबर्स आए हैं तब से। और अभी रिसेंटली इसका जो डेटा आया था वो भी ठीक ठाक था, जो मई का डेटा था वो। LIC पर क्या व्यू होगा आपका? तो सिर्फ LIC नहीं अनुज भाई, LIC के साथ साथ SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। और जो आकलन हमें लग रहा है कि आने वाले तिमाही में, खास करके ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, यहाँ पर जो ड्यू इंश्योरेंस प्रीमियम की रन रेट होगी वो मेरे ख्याल से ज्यादा योगदान आपको देती हुई नजर आएगी, जिससे इनके शुद्ध मुनाफे पर भी एक सकारात्मक असर पड़ेगा। और पिछले कुछ डेटा हम देख रहे थे, रिपोर्ट भी देख रहे थे, लार्ज सम एश्योर्ड पर प्रीमियम्स आउटगो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। यानी कि लोग सिर्फ पॉलिसी टैक्स बचाने के लिए नहीं, लेकिन वास्तविकता में अगर उनके साथ कुछ अकस्मात हो जाता है तो उनकी परिवारजनों को कुछ अच्छा खासा मुआवजा मिले, इस प्रकार की सोच से लोग अब इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है लोगों की विचारधारा। LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ सभी आप देखें तो डिहाई के आसपास कारोबार करते हुए नजर आएंगे फिलहाल।
राजेश सातपुते जी की पिक बजाज ऑटो BTST के तौर पर ले जाने की है। अब देखें आप TVS मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प सभी में ठीक ठाक तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन राजेश जी आइशर मोटर्स आप देखें इससे नहीं हो पा रहा। ये करीब करीब आप देखें इन रेड क्लोज होने की तैयारी कर रहा है डीलों के आसपास। देखें क्या करना चाहिए यहाँ पे आइशर मोटर्स पे? देखिए आयशर एक कंसोलिडेशन में है, लेकिन ये कंसोलिडेशन कहाँ है? ये 5300 और 5450 के बीच में है। तो आज का दिन आप कह सकते हैं उसने एक अटेम्प्ट लिया, लेकिन उसके बाद हल्का हुआ। लेकिन मेरा इसमें व्यू निगेटिव नहीं है। जब तक रेंज इंटैक्ट है तब तक दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे टेक्निकल कोई ब्रेकआउट नहीं है। अगर पोजीशन अगर है किसी के पास तो डेफिनेटली दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। 5270 का स्टॉप लॉस होगा, 5300 का सपोर्ट है। तो हम स्टॉप लॉस के नीचे सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहे। मुझे लगता है इवेंचुअली ये 5400 5450 का लेवल निकलेगा और ये 5600 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। ओके चलिए, तो ये बात हो गई आइशर मोटर्स की। इसके अलावा और कहाँ पर तेज़ी के मुआए? एक बहुत ही क्यूरियस स्टॉक है, क्यूरियस इसलिए कह रहा हूँ, ऊनो मिंडा का चार्ट लेकर आइए जरा। इंट्राडे में 2 मैसिव ग्रीन बार बनने और उसके बाद एक इक्वली स्ट्रॉन्ग रेड बार। ऊनो मिंडा की बात हो रही है, इस स्टॉक को लेकर आइए ज़रा। ये देखिए, ये स्टॉक में 2 ह्यूज बार बने, 1112 तक गया और वहाँ से फिर नीचे आया। अब ये FNO का स्टॉक है वैसे ऊनो मिंडा, इस पर राजेश जी आप ही व्यू दे दीजिए एक बार, कोई व्यू बनेगा इस स्टॉक पर? देखिए लॉन्ग तो डेफिनेटली यहाँ पे बन चुका है। 7% ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा है, काउंटर अपने हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट। 1100 1120 ये रेंज अगर ये सरपास होता है, वैसे क्लोज आज 1105 का है, तो ये रेंज के बीच में अटक गया है। ये 1120 का लेवल निकलेगा तो ये मुझे लगता है 1180 1200 का टारगेट दिखाएगा। यहाँ पे आप अगर वीकली चार्ट देखो तो आपको ब्रेकआउट जो है वो क्लैरिटी देता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। जरा फॉलो अप बाइंग यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है। फॉलो अप बाइंग थोड़ा मिसिंग है। स्टॉक देख रही थी मैं, एनर्जी स्पेस में बाइंग है हालांकि, लेकिन एक स्टॉक NTPC रखते हैं स्क्रीन पर। ये डेलों के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। देखिए ऊपरी स्तरों से फिसल कर डेलों के आसपास क्लोजिंग की तैयारी। गाबा सर, NTPC कौन से स्तर आपको दिख रहे हैं अब? कौन से लेवल्स जिनके पास है वो होल्ड करे अभी फिलहाल? क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? आज का जो बार है NTPC का एक काइंड ऑफ रिवर्सल बार है जहां पर रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल जब तक ये 344 पार नहीं करता तब तक डिफिकल्ट रहेगा बाय करना। हो सकता है थोड़ा डिप मिले और उसके बाद बाय सेल जब जनरेट होगा तब बाय करेंगे। सोफा लगता है इन शॉर्ट टर्म में थोड़ी डिप पॉसिबल है NTPC, तो बेस्ट अवॉइडेड फॉर बाय। सेल नहीं करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। अच्छा मानस, ये हिंदुस्तान जिंक को अब आप कैसे देखें? उस दिन हमने वो ट्रेड पकड़ी थी, मैसिव मोमेंटम दिया, लेकिन आज थोड़ा तो क्लियरली मार्केट डिसअपॉइंटेड हुआ है इस डिविडेंड से। यहाँ पर क्या भी होगा? देखिए, जो एक टेक्निकल टारगेट थे वो करीब करीब 550 के आसपास थे। हालांकि 550 तो टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन 546 के आसपास के हाइज बने थे। और जो टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ वो इनवर्स रेंज पैटर्न के टारगेट थे। मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन अभी है तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 514 का। 514 रुपए के अगर नीचे जाएगा तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज काफी दूर है, तो स्टॉक करेक्ट डीप हो सकता है। इसलिए 514 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा। ओके, हिंद जिंक होल्ड करने की फिलहाल राय आती हो यहाँ पे। हिंद जिंक पर कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और सुबह बात कर रहे थे आशीष जी। बायोकॉन आपने सुझाया था आज के सत्र में, इनफैक्ट सुबह भी आप ही कह रहे थे कि इसमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। इस स्पेस से कोई और स्टॉक जो आपको पसंद है जहाँ पे और बेट लग सकती है फिलहाल? देखिए ओवरऑल फार्मा स्पेस से अगर आप देखें तो जो स्टॉक यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, और दूसरा जो है ग्लेनमार्क ये है कि बहुत कम जन इस पे ध्यान दे रहे, ज्यादा बातचीत भी नहीं होती, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त रैली की है पिछले 10-12 दिनों में। अगर आप देखेंगे 1370 से लेके 1636 तक आ चुका है और अभी भी मोमेंटम आज के दिन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। तो यहाँ पर अगर कोई भी डिप आती है ग्लेनमार्क में तो बाय की राय होगी। ऊपर में टारगेट करीबन 1700 का इस स्टॉक के अंदर देखा जा सकता है। ओके चलिए, तो ये बात हो गई ग्लेनमार्क की। कुछ ही देर में क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक स्टॉक जो रेडार पर आ रहा है वो है आपका HDFC बैंक। क्लियरली आज पूरी मार्केट एक तरफ, HDFC बैंक एक तरफ। 1948 डीलों पर ये स्टॉक यहाँ पर बंद हो रहा है। गाबा सर, हाँ जी, HDFC बैंक इतना वीक क्यों है?
एक्चुअली फर्स्ट से पहले ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में डिस्क्लोजर काफी कंसोलिडेशन हुआ है, और जो कंसोलिडेशन हुआ है हाई टाइम फ्रेम में एक रनिंग करेक्शन में 2000 पर चला गया, वहां पर एक लॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग आई बिकॉज ऑफ राउंड फिगर साइकोलॉजिकल और कुछ नहीं। हो सकता है थोड़ा डिप और पॉसिबल है मिले, लेकिन सपोर्ट जो एचडीएफसी बैंक है करीब 1910-15 के आसपास है, मुझे लगता नहीं वो ब्रीच करेगा। हाँ, वो अगर ब्रीच हो गया तो फिर 1850 में पॉसिबल है, लेकिन जब लग तो ऐसा रहा है इज मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिस्टिक प्रॉफिट बुकिंग, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए एचडीएफसी बैंक। ओके, होल्ड करना चाहिए। एक और स्टॉक जहां पर आज काफ़ी समय के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मानस एक बार जायडस लाइफ देखिए, काफ़ी दिनों के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, हालांकि माइनर ही है, लेकिन इस डिप में बाय करें क्या? नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा करेक्शन और हो जाने दें। एक बड़ा मूव ऑलरेडी हमने देख लिया है, शायद ये करेक्शन थोड़ा डीप हो सकता है, 966 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर सोचेंगे, बट अभी इस लेवल पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके, मीनवाइल एक बार मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक बार ज़रा आप लेकर आइए हिंदुस्तान जिंक और उसका फ्यूचर्स प्लेट दोनों लेकर आइए, और ये डिस्काउंट जो है ये मेनली आज ही ओपन हुआ है। ये हिंदुस्तान जिंक का, ये देखिए ये समय 519.80 पर है, और इसका फ्यूचर जो है वो 511 पर आपको दिखाई देगा, और फ्यूचर कितना गिरा है 3.8%, स्पॉट कितना गिरा है उसके मुकाबले काफ़ी कम। आज डिविडेंड आया है इसका, वो डिविडेंड ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। अब ध्यान रखिए इसमें 63% वेदांता के पास है, 28% सरकार के पास है, और एक बात काफ़ी समय से चल रही है कि इसमें सरकार अब एक शायद OFS लाना चाहती है, क्योंकि 28% है उनके पास, और काफ़ी 28% जो है उसकी वैल्यू आज की डेट में अगर आप मार्केट कैप इसका है करीब 2,20,000 करोड़ का है, 2,20,000 करोड़ का मार्केट कैप, 28% मतलब अच्छा खासा 50,000 करोड़ से ऊपर का स्टफ है सरकार का यहाँ पर। तो शायद ये एक कारण हो सकता है कि डिस्काउंट ओपन हुआ है जो जहाँ पर आज शॉर्टिंग हुई है यहाँ पर क्लियरली, तो ये एक स्टॉक जो है वो रेडार पर रहेगा हिंदुस्तान जिंक का इस समय पर। इसके अलावा मेटल्स में आज एक्चुअली वीकनेस काफ़ी रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान जिंक अकेला गिरा है, अगर आप हिंडाल्को देखेंगे तो वो भी काफ़ी गिरा। और एक स्टॉक जो एकदम डे लो पर बंद हो रहा है वो है भारत डायनामिक्स। राजेश जी, भारत डायनामिक्स डिफेंस में ये सबसे वीक स्टॉक रहा है, नंबर भी ख़राब थे इसके, क्या भी होगा इस पर? अनुज जी, दो चीजें मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली लग रही है। एक तो यहाँ पे 10 डीएमए का इसने ब्रेकडाउन दिया है, 20 डीएमए करीबन 1880 का है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट देखे तो 10% बढ़ा है, प्राइस इज डाउन बाय 3.85%, यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, तो प्रोबेबली कल 1880 ये इसका पहला सपोर्ट होगा, जो कि एक बार के लिए चैलेंज होगा, लेकिन 1880 टूटता तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे बड़ी मंदी होगी, देन इन दैट केस 1800 का टारगेट इमीडिएटली आएगा। तो कुछ लेके जाना है तो मंदी लेके जाना पड़ेगा, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा आपका डीप होगा, करीबन 1930 का। ओके, 1930 का स्टॉप लॉस लेके फिलहाल आप ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। देखिए कल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम, लेकिन आज ठीक ठाक मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई है। अडानी पोर्ट्स देख लीजिए आप 1.5% के करीब गिरता हुआ, अडानी ग्रीन में गिरावट देखने को मिल रही है 1.5%। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो पेन में है, इंडियन होटल लेकर आते हैं एक बार स्क्रीन पर। काफ़ी दिनों से ये पेन में अच्छी खासी रैली कुछ पिछले महीने इसने दिखाई थी, लेकिन कुछ दिनों से ये पेन में ऊपर इस तरह से फिसल कर डे लो तो नहीं, लेकिन उसी के आसपास क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल इंडियन होटल। इस पर क्या रहेगी गौरांग जी, आपकी नज़र क्या कहता है? ये स्टॉक पे अभी आप बुलिश हैं क्या? एक्सपोजर बढ़ाया है आपने इस पर्टिकुलर काउंटर पर? श्रेया जी, देखिए वास्तविकता ये है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज ने कोविड के पश्चात एक बहुत ही शानदार रुझान आते हुए देखा है, और ये वास्तविकता भी है कि आने वाले 3-5 सालों में कमूमन सभी दिग्गज हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, मिसाल के तौर पर इंडियन होटल्स, विस्तार योजनाएं लेकर के आएंगी, नए नए एसेट्स खोलेंगी। रूम टैरिफ्स करीबन 15% के आसपास बढ़ने की पूरी उम्मीद है, और उसके साथ साथ त्योहारों का प्रसंग, शादी ब्याह का प्रसंग और मुसाफरी को लेकर के बैंक्वेट से भी इनकम अच्छी खासी आएगी। हमारी टीम के तरफ से खरीदारी की राय है इंडियन होटल्स पर। अनुमानित लक्ष्यांक बहुत ही साधारण से 850 के पार के हैं, लेकिन जैसे हमने कहा नतीजे अच्छे आए और प्रॉपर्टीज और जुड़ती गई तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेंगे। ओके, चलिए इंडियन होटल्स, आप एक काम करते हैं, इस
मार्केट का आज का जो एक्शन है उसको रैप करते हैं, बिग स्क्रीन पर चलते हैं। निफ्टी करीब 24 पॉइंट ऊपर था 25,128 पर। बैंक निफ्टी ने आज थोड़ी सी फिर दिक्कत बढ़ाई, 200 पॉइंट नीचे 56,430 पर। तीसरा दिन था जब बैंक निफ्टी में इंट्राडे में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन आज फिर से स्टार निफ्टी आईटी करीब 1.25% ऊपर 485 पॉइंट के करीब की रैली आपको निफ्टी आईटी में आती हुई दिखाई देगी। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे था, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 0.5% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन आज वैसे ठीक ठाक ही था, 1450 बढ़ने वाले शेयर, 1200 गिरने वाले शेयर। एक बार सेक्टोरल हिट में आप देखिए, आप जरा यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। दो सेक्टर्स जिनमें नॉन स्टॉप रैली थी, आज दोनों गिरे। सबसे ऊपर राइट मोस्ट साइड पर डिफेंस और कैपिटल मार्केट, दोनों में 2 से लेकर 2.5% की गिरावट आज आपको देखने को मिली। तो सेक्टर वाइज यही दो सेक्टर थे जो स्टैंड आउट कर रहे थे। चला क्या ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका, ये करीब 1.5% ऊपर था। तो आज बेसिकली ये 3 सेक्टर्स थे और आईटी 1.25%। तो आईटी और ऑयल एंड गैस तेज़ी की तरफ और डिफेंस और कैपिटल मार्केट मंदी की तरफ। बाकी सारे सेक्टर मोर और लेस फ्लैट थे आज। निफ्टी का हीट में आप देखते हैं एक बार जरा यहाँ पर किस तरीके के मूव रहे। सबसे ऊपर HCL टेक, फिर इन्फोसिस, फिर टेक महिंद्रा और फिर विप्रो। तो 4 के 4 जो गेनर्स थे आज वो आईटी स्पेस से थे। ध्यान रखिएगा, हम कल से बात कर रहे हैं कि आईटी में शायद एक मूव ड्यू है और 2 दिन में अच्छे मूव्स आए हैं आईटी में। उसके अलावा बजाज ऑटो, ONGC, सिप्ला, रिलायंस, कोल इंडिया, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आज आपको थोड़ी सी तेज़ी दिखाई दी। करेक्ट क्या हुए? श्रीराम फाइनेंस 2.25%, पावर ग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अदानी एंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको करेक्शन देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर ये था मार्केट का लेखा जोखा और एडजस्टेड क्लोज शायद 25,141 पर होगी। तो कुल मिलाकर अच्छी मतलब ठीक ठाक क्लोज मानी जाएगी। हाँ, बेटर हो सकती थी, लेकिन लगातार छठे दिन रिकॉर्ड के लिए हम शेयर ग्रीन में बंद हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत बैंक निफ्टी की रही और जिस सेक्टर ने आज संभाला, एक तो निफ्टी आईटी और ऑयल एंड गैस में जो तेज़ी थी। चलिए, बुधवार का सत्र तो पूरा हो गया, लेकिन देखने वाली बात होगी गुरुवार कैसे मार्केट के लिए रहता है। फिलहाल इस शो से इतना ही और दीजिए इजाज़त। अब मुलाकात होगी सीधे कल मॉर्निंग शोज़ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़।